धवल, चालू करते हैं। ठीक है। आज हम लोग यूसी 16 पे करना। ओके, मुझे रीनेम करना पड़ेगा। लास्ट टाइम डबल वी स्टार्टेड विद कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, याद है? वी स्टार्टेड विद द पीडीए, जहाँ पे हमने देखा था कि हमने ग्रामर लिखा था वो लैंग्वेज के लिए जहाँ पे ऑर्डरिंग मेंटेन था। मतलब नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, ट्वाइस ए, थ्राइस ए एंड ऑन, राइट? आज वी विल सी कि कैसे विदाउट ऑर्डरिंग का लिखते। इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो देखो, मान लो इफ समवन सेज यू नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्डर नहीं है कि ए रीज टू एन फॉलोड बाय बी रीज टू एन। मतलब कुछ भी कभी भी आ सकता है। देन इस टाइप का ग्रामर कैसे लिखते हैं? ए एस बी या बी एस ए, एस एस या एम टी। मतलब अगर एम टी चाहिए तो भी ठीक है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी बराबर हो सकता है या नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए बराबर हो सकता है। कोई भी सॉर्ट से तुम लिखोगे यहाँ पे तो एनीथिंग इज पॉसिबल। आर बी क्लियर विद दिस? यस मैम। आर बी क्लियर दिस? ये ग्रामर देखा तुमने सही से? हाँ मैम। ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एस बी बी एस एल डबल एस एप्सिलॉन। डेरिवेशन हैज टू स्टार्ट विद दिस। एस टेंड्स टू ए एस बी बी एस एम टी, तो कांट जनरेट कौन सा स्ट्रिंग भाई? यहाँ पे क्या नहीं जनरेट हो सकता अगर इसको करोगे? तो नंबर ऑफ इक्वल पावर हो सकता है, बट ये वाला आपका जनरेट नहीं होगा। तो ये याद रखना, कभी भी आपको इक्वल नंबर्स ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ चाहिए बट विदाउट ऑर्डरिंग, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब देखो, विद ऑर्डर हो विदाउट ऑर्डर हो सब कुछ सेम ही होता है, बस यहाँ पे ए के बाद बी आना चाहिए, यहाँ पे ए के बाद बी आना चाहिए, समथिंग। तो अगर इसको बोलेंगे तो नंबर ऑफ बी कितना है? ट्वाइस है नंबर ऑफ ए। इधर टू एन प्लस बी क्या है? नंबर ऑफ बी कितना है? ट्वाइस है नंबर ऑफ ए प्लस थ्री कर दो। ए रेज टू एम बी रेज टू एन, यहाँ पे एम ग्रेटर देन तो नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन कर दो नंबर ऑफ बी। यहाँ पे कितना होगा? ये या तो ये, राइट? तो नंबर ऑफ बी या तो नंबर ऑफ ए के बराबर है या तो नंबर ऑफ बी ट्वाइस ऑफ एन ए के बराबर है। सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए एस बी बी हो जाएगा, बी एस ए ए हो जाएगा, डबल एस और एप्सिलॉन हो जाएगा। आर बी क्लियर? आर बी यस क्लियर? मैम। ठीक है, फिर ये बताए कि विद ऑर्डर हो या विदाउट ऑर्डर। तो देखो, विद ऑर्डर रहेगा तो ए एस बी एम टी लगेगा। प्रॉपरली बैलेंस चाहिए तो बैलेंस में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ भी कहीं से भी चालू हो सकता है। विदाउट ऑर्डर है तो ए एस बी कर लो, बी एस ए कर लो, एस एस कर लो या एम टी कर लो। विद ऑर्डरिंग का ग्रामर पूछा जाता है, विदाउट ऑर्डर का नहीं पूछा जाता है, बट पूछा भी तो यही तुम्हारा कंट हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है। आर बी गुड? आर बी यस गुड? मैम। ठीक है। अब तुम इसको डिराइव करके देख सकते हो कि ये कौन सा बनाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये वाला ग्रामर से अगर तुम ये स्ट्रिंग बनाओगे तो तुम देखोगे ये स्ट्रिंग क्या है? नंबर ऑफ ओपनिंग नंबर ऑफ क्लोज आर सेम, बट दे आर नॉट प्रॉपर्ली बैलेंस्ड, राइट? क्योंकि कभी भी क्लोजिंग नहीं हो सकता विदाउट ओपनिंग। तो यही बताया कि इट कैन क्रिएट अ बैलेंस बट नॉट अ प्रॉपर्ली बैलेंस पैरेंथेसिस। बट अगर आपने यही डाल दिया और ये डाल दिया, ये ग्रामर क्या देगा आपको? बैलेंस भी देगा और वो भी प्रॉपर्ली देगा। आर बी क्लियर? यस आर मैम। बी क्लियर? तो इसको ना डिराइव करके देखना, ठीक है, जब भी व्हेनेवर यू विल गेट दिस नोट्स। तो अब तुम्हें पता है ना कि अब यहाँ पे ये बताया ए एस बी हो, एस एस हो या एम टी हो, तो ये भी क्या है? नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी चेक कर रहा है विथ एनी ऑर्डर, दैट इज नथिंग बट हाउ इट हैज बीन रिटन। अब तुम्हें पता है ना कि हमने देखा था कि क्या डी पी डी ए सॉल्व कर सकता है, क्या एन पी डी ए सॉल्व कर सकता है? याद है? डी पी डी ए स्ट्रॉन्ग है कि एन पी डी ए स्ट्रॉन्ग है? मैम एनपीडी है। हम्म, तो देखो, ये इवन पैलिंड्रोम है जहाँ पे मिडिल सिंबल कुछ भी नहीं है। ये ऑड पैलिंड्रोम है जहाँ पे एक्स इज द मिडिल सिंबल, और ये एक्स क्या हो सकता है? जीरो या वन हो सकता है। पैलिंड्रोम में क्या होगा? इवन पैलिंड्रोम और ऑड पैलिंड्रोम मिला के हो जाएगा। हैश पैलिंड्रोम सेम होता है एज कम्पेयर टू दिस ओनली, बट यहाँ का मिडिल सिंबल इज नथिंग बट अ हैश। तो मुझे पता चलेगा कि हैश से पहले सारे को पुश करना है, हैश के बाद सारे को पॉप करना है। आर वी गुड विद दिस? आर वी यस। गुड विद दिस? इसका रीजनिंग समझ रहा है? ये सी एफ एल क्यों है, ये डी सी एफ एल क्यों नहीं है? हम्म, बताओ। इवन वाला सी एफ एल क्यों है, डी सी एफ एल क्यों नहीं है? लास्ट टाइम बताया था। मैम क्योंकि हमें यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हर एक चीज को चेक करना पड़ेगा। हाँ, राइट। नेक्स्ट वाला क्यों सी एफ एल और डी सी एफ एल क्यों नहीं है, बताओ।
बताओ नेक्स्ट वाला क्यों CFL है DCFL क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भी मिडिल मैं सिंबल 0 और 1 है। अगर वही मिडिल सिंबल ए होता तो मुझे पता चलता था कि ए से पहले पुश करना है, ए के बाद पॉप करना है, बट अभी 0 और 1 है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्ट्रिंग ऐसा रहा, लेट्स से तुम्हारा स्ट्रिंग 0 0 1 0 0 है, ठीक है, या ऐसा रहा। मुझे कैसा पता चलेगा कि ये वाला थर्ड सिंबल इज द मिडिल सिंबल, राइट? मुझे कैसे पता चलेगा? तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, जब आपका मिडिल सिंबल इज नॉट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर इनपुट्स, तब भी ये क्या रहेगा, CFL रहेगा, क्योंकि आपको हर एक इनपुट को ट्राई करना पड़ेगा, ये मिडिल लेके आए, ये मिडिल लेके आए, ये मिडिल लेके आए, ये मिडिल लेके आए, ये मिडिल लेके आए। बट अगर कुछ मैं ऐसा दे दूं कि स्ट्रिंग 0 1 का बना है, बट मिडिल सिंबल है ना तुम्हारा @, है, तो पता रहेगा कि @, से पहले जो भी आएगा पुश करना है, @ के बाद जो भी आएगा उसको पॉप करना है। आर बी क्लियर? यस आर बी मैम। क्लियर? दिस इज नथिंग बट योर ये। तो ये देखो, ये CFL है DCFL है, ये भी CFL है DCFL है, ये भी CFL है DCFL है, बट ये वाला DCFL है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग 0 1 का बना है, बट मिडिल सिंबल क्या है तुम्हारा, इट्स नॉट इक्वल टू 0 1। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। आर बी क्लियर? यस आर मैम। बी क्लियर? चलो। तो अब ये सारे स्टेटमेंट्स एक बार पढ़ना डबल, क्या समझ में आ रहा है मुझे बताने की कोशिश करो। बताओ। बताओ क्या बताने की कोशिश कर रहा है इसमें। मैम फर्स्ट वाला समझ नहीं आया, पर सेकंड वाला आ गया है। बताओ क्या है। मैम मतलब सेकंड वाला बोल रहा है कि हाउ मच टू पुश इन इज नॉट क्लियर। मतलब मैम जो CFL होता है उसमें हमें पता नहीं होता कि हमें कितने जो सिंबल्स है वो पुश करने हैं। तो वो राइट। हमें CFL में नहीं पता होता, लेकिन DCFL में हमें पता होता है कि कितना पुश करने के एग्जैक्टली। बाद वी हैव टू पॉप। राइट। तो पहला क्या बोलता है, जब आपको पुश और पॉप नहीं पता रहता है तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, मतलब तब आप बोल सकते हो कि वो CFL नहीं, वो DCFL ही CFL है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कब पुश करना है कब पॉप करना है। दूसरा क्या है, जब तक आपको पुश करने को भी नहीं पता है तो भी वो नहीं क्लियर रहेगा। और तीसरा भी तुम्हें लास्ट टाइम मैंने बताया था, जब एक कंपैरिजन रहता है तो तुम कर सकते हो, बट जब डबल कंपैरिजन है, M को N के साथ कंपेयर करना ठीक था, M को P के साथ कंपेयर करना भी ठीक था, बट अब बोल रहे हो कि M को भी N के साथ कंपेयर करके चेको और M को भी P के साथ करो, तो डबल कंपैरिजन इज नॉट सपोर्टेड बाय CFL, वो CSL के साथ ये रहता है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट ओनली, फॉर एग्जांपल देखो, मान लो जैसे ए रेस टू एम ए, अब एन है, बी रेस टू एम सी रेस टू एन है, A5 होता है, B2 C3, ये तुम्हें समझ रहा है ना कि ये इसी के फॉर्म में। यस अब मैम। मान लो तुम क्या करते, सारा ए पुश करते जाओ, हर एक बी के लिए जितना ए पॉप करो, हर एक सी के लिए भी उतना ए पॉप करो, तुम्हें पता रहेगा कि स्टैक एम्प्टी हो गया, मतलब क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि ए के लिए तुम्हें पुश करना है, बी और सी के लिए तुम्हें पॉप करना है, तुम्हें करेक्टली डायरेक्शन पता है। तो ये क्या हो गया, DACF वाले हो गए। आर बी क्लियर? यस आर बी क्लियर? अब कोई ऐसा स्ट्रिंग दिया है जिसमें तुम्हें मिडिल सिंबल नहीं पता है, तो क्या ये DCFL होएगा? नहीं, ये क्या हो जाएगा, CFL। दिस इज नथिंग बट योर इवन पैलेंट। आर बी क्लियर? यस मैम। आर बी क्लियर? अब देखो ये सब लैंग्वेज, LMT, RMD, डेरिवेशन ट्री, पार्शियल डेरिवेशन ट्री, ग्रामर एम्बिग्यूटी, लैंग्वेज एम्बिग्यूटी, ये सब मैंने आपको रेगुलर ग्रामर में पढ़ाया था, ठीक है। तो देखो सेंटेंस क्या होता है, सारे स्ट्रिंग सिर्फ अगर सिंबल के बने तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटिनेंटल फॉर्म। मतलब अगर तुमने जो भी स्ट्रिंग बनाया उसके अंदर सारे सिंबल्स है तो वो क्या होंगे, सेंटिनेंटल फॉर्म होंगे। तो एवरी स्ट्रिंग ऑफ अ सिंबल इन द डेरिवेशन ट्री इज अ सेंटिनेंटल फॉर्म। तुम एक स्टार्टिंग सिंबल से स्मॉल डबल ए जब तक तुम डिराइव करने के लिए जितने भी चीजें लिखते हो, वो सारे के सारे सेंटिनेंटल फॉर्म होते हैं। तो सेंटिनेंटल फॉर्म इज एनी स्ट्रिंग डिराइबल फ्रॉम द स्टार्टिंग सिंबल, मैं बताती हूँ। जैसे देखो, अगर तुम्हें ये ग्रामर दिया है, ठीक है, तुम्हें स्ट्रिंग बनाना है A तो S स्टार्टिंग सिंबल है, तुमने चालू किया AB, ये वाले A को लिखा AAB, ये वाले A को क्या लिखोगे, तुमने एम्प्टी प्रूफ कर दिया। अब ये वाला जो बचेगा यहाँ पे B को, इसको तुमने लिखा BBB, ठीक है, ये B को रिप्लेस किया विथ एम्प्टी, तो ये क्या बना, A डबल B।
ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे सेंटिनेंटल फॉर्म में। सो एनी स्ट्रिंग विच इज डिराइवेबल फ्रॉम स्टार्टिंग सिंबल इज नथिंग बट योर सेंटिनेंटल फॉर्म। समझा? जो लास्ट में जो स्ट्रिंग आता है ना सिर्फ सिंबल्स का बना, उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस। आर बी क्लियर धवल? आर बी क्लियर? मैम मतलब जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमारा आउटपुट आता है, वो सारी की सारी प्रोसेस में जो फॉर्म बनता है वो है सेंटेंस फॉर्म। राइट। और जो लास्ट में सिर्फ जो सिंबल्स बनता है वो होता है तुम्हारा सेंटेंस, जिसमें सिर्फ सिंबल्स रहता है, जिसमें या तो सिर्फ टर्मिनल्स रहता है, या तो इसको अदर लैंग्वेज में बोलते हैं स्ट्रिंग। समझा? यस मैम। हम्म, ठीक है। लेट्स गो फॉर दिस। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल वही उसने बताने की कोशिश की कि अब आपके पास है ना दो टाइप का डेरिवेशन होता है। एक होता है लेफ्ट मोस्ट, एक होता है तुम्हारे पास राइट मोस्ट। लेफ्ट मोस्ट मतलब क्या होता है? जब तुम अपना सब कुछ लेफ्ट से चालू करते हो, और जब तुम राइट से चालू करोगे तो उसको क्या बोलेंगे? राइट मोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये तुम्हें ग्रामर दिया है, ठीक है, और ये ग्रामर में तुम्हें ए बी भी निकालना है, तो एस टेंस टू ए बी दिया। अब ए को पहले एक्सपैंड करो, तो ए को एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा? ए ए बी। करेक्ट, ए खत्म हो गया। अब ये वाले ए को मैं लिख दूंगी एम टी, ठीक है, तो ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, बी। अब बी को एक्सपैंड करते बी बी बी, ठीक है, तो ये बी को लिख दिया एम टी, तो बनना ए बी बी। तो तुम देखोगे हमने सब कुछ लेफ्ट को एक्सपैंड करते करते हम राइट की तरफ है। अब आर एम डी में क्या होगा? एस टेंस टू ए बी है, बी को क्या एक्सपैंड करो? बी बी बी। करेक्ट है। फिर ये वाला बी क्या हो जाएगा? एम टी। अब ये क्या बचा? देखो यहाँ पर राइट को हम पहले एक्सपैंड किए, तो हमने राइट को एक्सपैंड कर दिया, बचा ए। अब ए को रिप्लेस करो विथ ए ए। अब ये वाला ए क्या हो जाएगा? एम टी। सो दिस इज दिस। सो यहाँ पे क्या देखोगे? एल एम डी इज नथिंग बट इक्वल टू आर एम डी। आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। आर वी क्लियर दिस? तो जब तुम लेफ्ट से डिराइव करोगे उसको एल एम डी बोलेंगे, जब तुम राइट से डिराइव करोगे उसको आर एम डी बोलोगे। सिमिलरली ऐसे भी कुछ डेरिवेशन होते हैं जिसको तुम ना लेफ्ट से करो ना राइट से करो, कहीं से भी कर सकते हो बीच में। तो दैट इज ऑल्सो बट नाइदर एल एम डी नॉट आर एम डी। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? अब अगर तुम देखोगे ये स्ट्रिंग को अगर डिराइव करोगे तो इसके लिए ना सिर्फ एक ही ट्री बनता है। एस को ए बी किया, ए को ए किया, एम टी इसको बी बी किया। तो देखो, तुम देखोगे जब तुम रीड करोगे ना, सिर्फ लीफ सिंबल ए एम टी डी बी एम टी, दिस इज इक्विवेलेंट टू ए बी। अगर स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए बस एक ही ट्री बनता है या एक ही डेरिवेशन पॉसिबल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनएम्बिगियस। बट एक स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए अगर मल्टीपल डेरिवेशन रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एम्बिग्यूटी। आर बी क्लियर? ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो देखो यस जैसे मैम। ए प्लस बी इंटू सी है, तो देखो एक ट्री ये बन रहा है, एक ट्री ये बन रहा है क्या, पर दोनों ट्री अलग है। तो जब भी स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए मल्टीपल डेरिवेशन रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी। लैंग्वेज एम्बिग्यूटी क्या था? याद है कुछ? लैंग्वेज एम्बिग्यूटी क्या होता है, या ग्रामर एम्बिग्यूटी क्या था? क्या होता था? मैम ग्रामर एम्बिग्यूटी वो है कि जिसमें सारी की सारी लैंग्वेज मतलब सॉरी, ग्रामर एम्बिग्यूटी मतलब कि उसके उस मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबल हो वे कि जिससे हम स्ट्रिंग को डिराइव कर सके। और लैंग्वेज एम्बिग्यूटी की मतलब उसके सारे के सारे जो ग्रामर हो वो सारे के सारे एम्बिग्यूट हो। राइट। तो ग्रामर एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है कि इससे तुम जो भी डिराइव करोगे वो हमेशा आपको दो ट्रीज ला के देगा, वो ग्रामर एम्बिग्यूटी होता है। लैंग्वेज एम्बिग्यूटी क्या होता है कि एक लैंग्वेज को लिखने के मल्टीपल तरीके होते हैं। एक मिनट में ऊपर आऊंगी इसको। जैसे एक लैंग्वेज को लिखने के मल्टीपल तरीके होते हैं, मल्टीपल ग्रामर्स होते हैं। अगर सारे के सारे ग्रामर एम्बिगियस है मतलब लैंग्वेज भी एम्बिगियस है। लेकिन अनएम्बिगियस लैंग्वेज क्या है? बहुत सारे ग्रामर है, उसमें बहुत सारे एम्बिगियस है, बट कोई एक भी अगर अनएम्बिगियस रहेगा ना तो लैंग्वेज को भी हम अनएम्बिगियस बोलेंगे। आर बी क्लियर विद दिस? आर बी क्लियर विद दिस? समझ रहे हैं? एक लैंग्वेज को लिखने के लिए बहुत सारे ग्रामर है, अगर सारे के सारे एम्बिगियस है तो लैंग्वेज भी एम्बिगियस हो जाएगा। बट एक लैंग्वेज को मान लो लिखने के लिए 10 ग्रामर है, 10 ग्रामर में सारे 9 एम्बिगियस है, बट एक भी अगर अनएम्बिगियस है तो लैंग्वेज अनएम्बिगियस कहलाएगा। आर बी क्लियर? यस। आर बी क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं। अब हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक होता है लेफ्ट रिकर्शन, एक होता है राइट रिकर्शन। अब अगर मान लो अब अगर मानो
लेफ्ट रिकर्शन मतलब क्या होता है? लेट्स से मैंने तुम्हें ये दे दिया ए टेंड्स टू ए ए और एंटी। मैंने तुम्हें इनपुट सिंबल दिया है ए डिराइव करने को, तो कैसे डिराइव करोगे? ए टेंड्स टू ए, फिर इसको क्या कर दोगे? एम्प्टी, और इसको करोगे ए। राइट, यही होगा ना तुम्हारा डेरिवेशन? करेक्ट है? यस मैम। यही होगा ना? बट कंप्यूटर, तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हें यहाँ पे इसको एम्प्टी लगाना है? इट्स बिकॉज तुम्हें पता है कि ये कैपिटल ए के बाद एक ही ए चाहिए, और मुझे भी एक ए चाहिए, तो इसके लिए मुझे स्टॉप कर जाना है। बट कंप्यूटर को भी पता रहता है कि आगे क्या है, तो वो क्या करेगा? ए टेंस टू ए करेगा, फिर वो देखेगा ओके, वो देखेगा अच्छा वापस ए आया, तो वापस इसको एक्सपैंड करता हूँ, तो ये वाले ए को ये लिखेगा ए। फिर वो देखेगा अरे वापस ए आया, तो इसको एक्सपैंड करता हूँ, ये करेगा ए। फिर वो देखेगा अरे वापस कैपिटल ए आया, इसको एक्सपैंड करता हूँ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे धवल? बताओ, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैम नंबर ऑफ ए बढ़ते जा रहे हैं तो इनफाइनाइट लैंग्वेज, इनफाइनाइट स्ट्रिंग बन रही है। इनबैलेंसिंग मतलब तुम्हारा जो प्रोसेस है वो रिकर्शन जा रहा है, तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट? तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट रिकर्शन प्रॉब्लम। तो इससे क्या होता है? मेमोरी तुम्हारी खत्म होने को आ जाएगी। तो दिस इज नथिंग बट योर लेफ्ट रिकर्शन। तो लेफ्ट रिकर्शन पे देखोगे जो यहाँ का सिंबल है और इमीडिएट यहाँ का, ये यहाँ का, दिस इज नथिंग बट लेफ्ट रिकर्शन। समझा? समझा लेफ्ट रिकर्शन क्या होता है? यस मैम। समझा लेफ्ट रिकर्शन क्या होता है? तो दिस विल ऑलवेज गिव यू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। अब मान लो अगर मैंने तुम्हें दिया, क्योंकि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि कंप्यूटर एट अ टाइम सिर्फ एक ही सिंबल देख सकता है, एक ही सिंबल देख सकता है। पूरा प्रॉब्लम इसके वजह से, हम ऐसे ह्यूमन आए, हमें पता है ना कि ये वाले के बाद एक छोटा है, तो मुझे एक ही ये चाहिए, तो चलो इसको एक्सपैंड करके इसको एम्प्टी से रिप्लेस कर दो। क्योंकि हम आगे भी देख सकते तो हमारा इनफाइनाइट नहीं जा रहा। बट क्योंकि कंप्यूटर आगे नहीं देख सकता, तो वो क्या कर रहा है? ओके, ये देख रहा है कि ओके इसको एक्सपैंड कर दो, ओ इधर भी मिल गया, इसको भी एक्सपैंड कर दो, तो ये बेचारा इनफाइनाइट लूप पे जा रहा है। बाय, बिकॉज इट इज अनेबल टू लाइक लुक अहेड। वो लुक अहेड नहीं देखता है। ये हम लोग कंपाइलर पे भी देखेंगे, दिस इज नॉट एबल टू लुक अहेड। ठीक है? नाउ लेट अस गो, नाउ लेट अस गो फॉर दिस अनदर सिंबल। लेट अस गो फॉर लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है? लेट्स से मैंने तुम्हें एक ऐसा स्ट्रिंग दिया है, s टेंड्स टू ए बी एक्स, x टेंड्स टू ए बी वाई, ए बी जेड, और क्या होगा? z टेंड्स टू लेट्स से d, x टेंड्स टू लेट्स से e, एंड लेट्स से y टेंड्स टू लेट्स से। मैंने तुम्हें स्ट्रिंग दिया है बनाने को ए बी डी। ठीक है? अब तो पता चला ना कंप्यूटर एक ही सिंबल देखेगा, तो वो देख रहा है अरे एस से मुझे ए बी एक्स मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? ए बी एक्स। देख रहा है ए के बराबर है, करेक्ट है, बी के बराबर है, करेक्ट है, एक्स को वो रिप्लेस कर देगा विथ ए बी ई, तो वो दिखेगा अरे ई डी के बराबर नहीं है, तो चलो सब कुछ क्या करो? रोल बैक करो। अब ना मान लो यहाँ पे आ गए, अब वो नेक्स्ट देख रहा है ए, और यहाँ पे भी देख रहा है ए, स्ट्रिंग भी चाहिए ए बी डी, उसको मिल भी रहा है ए बी वाई, तो वो देख रहा है अरे ये ए मैच हो रहा है, तो ये वाला होएगा, तो उसने क्या लिया? ए बी वाई। ए मैच हो गया, करेक्ट है, बी भी मैच हुआ, करेक्ट है, वाई मैच हुआ, तो वाई से उसको क्या मिल जाएगा? ए बी एफ। बट अभी क्या है भाई? ए बी डी, तो ये भी क्या पता चलेगा? इसको रोल बैक करना पड़ेगा। अब वो लास्ट वाले में आएगा जिससे उसको करेक्ट मिलेगा आंसर। तो इससे भी तुम्हें क्या पता चल रहा है भाई? कि सिर्फ वन वन सिंबल देख के, सिर्फ स्टार्टिंग का सिंबल देख के हो सकता है कि तुम्हारा इमीडिएट डिसीजन सही हो बट बाद का डिसीजन गलत हो। तो ये भी क्या करना पड़ा है? इसको बार बार रोल बैक करना पड़ा है। तो अच्छा नहीं है कि हम ऐसे लिख दे ए एक्स और वाई। अब क्या होगा? वाई टेंस टू क्या हो जाएगा भाई? या तो डी, या तो ई, या तो एफ। अब मान लो अगर मैंने उसको स्ट्रिंग दिया है ए बी डी, तो वो क्या करेगा? वो चेक करेगा अरे ए से चालू है, तो ये पूरा डिराइव हो जाएगा ए बी वाई, ऐसा हो जाएगा ए बी वाई। ठीक है? फिर वो देखेगा अरे बी भी सही है, अब उसको चाहिए डी। ओ, मान लो अगर ये ई एफ डी होगा, मान लो ये ई एफ डी होता, उसको चाहिए था क्या? डी। डी ई के बराबर है? नहीं। डी एफ के बराबर है? नहीं। डी डी के बराबर है? हाँ। तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा।
तो वन सिंबल एट अ टाइम वो चेक करता है, तो हम लोग को ऑप्शंस भी सही हिसाब से रखने हैं कि वो एक ही बार में करेक्ट उठा ले, ना कि जस्ट बिकॉज प्रीफिक्स इज मैचिंग तो बार बार वो गलत उठाए फिर बाद में जाके वो सही उठाए। समझा ये धवल? समझा ये यस धवल? मैम। दिस इज नथिंग बट द प्रॉब्लम ऑफ क्या? लेफ्ट फैक्टरिंग। तो लेफ्ट फैक्टरिंग में क्या बोलता है, मान लो तुम्हारा यहाँ पे कॉमन है, तो तुम गलत ऑप्शन पे भी जाके फिर तुम करेक्ट ऑप्शन पे जाओगे, तो लॉट ऑफ प्रोसेसिंग पावर इज गेटिंग वेस्टेड। इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? लेफ्ट फैक्टरिंग। तो इसका सोल्यूशन बताओ क्या होगा? एस टेंस टू ए बी है, तो अब अगर बी बनाना है तो क्या होगा? तुम्हारा इसे देखो दो स्ट्रिंग बना है, ए बी बनाओगे ना तो एक इससे भी जाते हैं एक इससे भी जा सकता है, तो ये भी क्या होगा? एम्बिग्यूटी होगा। बट जब भी यू हैव सम कॉमन पार्ट्स, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द प्रॉब्लम ऑफ अ लेफ्ट फैक्टरिंग। Are we clear with this? Are यस we मैम। clear with this? This is nothing but your leftmost derivation, rightmost derivation, your sentimental form, sentimental, ठीक है, sentimental form, your sentence, LMD, RND, ambiguity, grammar ambiguity and language ambiguity। देखो अब लेफ्ट रिकर्शन लेफ्ट फैक्टरिंग की वजह से, ये रीजन की वजह से ambiguity होती है बट नॉट नेसेसरी, मतलब इट इज वन ऑफ द choices that can create ambiguity, but I can't say surely। तो वही बता रहा है कि लेफ्ट रिकर्शन एंड लेफ्ट फैक्टरिंग नॉट नेसेसरली क्रिएट ambiguity, बट ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है। तो मान लो कोई ग्रामर है जिसमें लेफ्ट रिकर्शन या लेफ्ट फैक्टरिंग है ना, तो मोस्टली वो ग्रामर क्या रहेगा? अनएम्बिगियस रहेगा। बट कभी ऐसा भी होता है कि दोनों जगह नहीं है, लेफ्ट फैक्टरिंग भी नहीं है लेफ्ट रिकर्शन भी नहीं है, फिर भी ग्रामर एम्बिगियस है। इसका एग्जांपल देखो, ये लेफ्ट रिकर्शन है नहीं, ये लेफ्ट फैक्टरिंग है नहीं, बट फिर भी अगर तुम्हें ये वाला स्ट्रिंग बोलेंगे बनाने को BAMT, तो भी देखो इसके दो स्ट्रिंग बन रहे हैं। तो ये एक ऐसा ग्रामर है जहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन नहीं है लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है, फिर भी ग्रामर एम्बिगियस है, बल्कि नहीं होना चाहिए था। तो ambiguity and left recursion and left factoring are not related with each other. That is what they are trying to say. Are we clear with this? Are we clear यस with मैम। this? अब क्या होगा यहाँ पे, क्या बनेगा तुम्हारा? यही बताया कि लैंग्वेज को कब इनहेरेंटली बोलते हैं कब अनहेरेंटली बोलते हैं। तो मान लो कोई लैंग्वेज है, लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे ग्रामर है, अगर सारे ग्रामर में से कोई एक ग्रामर भी अनएम्बिगियस है तो लैंग्वेज भी हो जाएगा अनएम्बिगियस। बट अगर सारे लैंग्वेज में जितने भी ग्रामर रिप्रेजेंट करते हैं अगर वो सारे के सारे एम्बिगियस है तो लैंग्वेज भी हो जाएगा एम्बिगियस। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर यस। धवल? ठीक है। दिस इज नथिंग बट, मैं इसका डॉक्यूमेंट तुम्हें अभी दे रही हूँ, जस्ट गो विद इट एंड लेट मी नो अगर ये तुम्हें समझा है। फिर उसके बाद हम सेकंड डॉक्यूमेंट चालू करते हैं, तब तक मैं मीन वाइल इसका चार्जर लेके आती हूँ। जस्ट गो टू दिस डॉक्यूमेंट एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग विच यू हैवंट अंडरस्टूड। समझ रहा है ना? विथ ऑर्डर विदाउट ऑर्डर क्या होता है? कभी भी डेरिवेशन यस। बोला है तो अब उसको डिराइव कर करके देखो। ठीक है, फिर अभी तुम्हें LMD पता है, RMD पता है, सेंटेंस पता है, ये पता है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हमारा, मुझे पिन करना ना, एक मिनट। अच्छा, लेट मी गिव यू दिस। चलो इसमें एक बार पढ़ के देखो, तब तक मैं मेन टाइम पे एक लेके आती हूँ मेरा चार्जर, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट चालू करते हैं। हाँ, ये 16 में नहीं रहेगा, ये 15 रहेगा। अब टू रीनेम है, चलेगा। पढ़ो इसको, मैं मेरा चार्जर लेके आती हूँ।
धवल समझा? यस मैम। ठीक है, चलो अब मैं चालू करती हूँ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है यार, अब ये पूरा चैप्टर है ना, इट्स वेरी इजी। ठीक है, कुछ भी नहीं समझा तो मुझे उधर ही उस टाइम पे बोलना, हाँ कि नहीं समझा है। ठीक है, अब लेट्स गो फॉर द अदर पार्ट। ठीक है, चलो अब हमने देख लिया कि क्या होता है सी एफ एल, क्या होता है डी सी एफ एल, क्या होता है पीडीए, क्या होता है एनपीडीए। हमने देखा कैसे ग्रामर लिखते हैं, विद ऑर्डर विदाउट ऑर्डर। हमने देखा लेफ्ट मोस्ट क्या होता है, हमने देखा राइट मोस्ट क्या होता है, हमने देखा सेंटेंस क्या होता है, हमने देखा लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है, हमने देखा लेफ्ट प्रिकॉशन क्या होता है। फिर हम देखे थे कि सीएफजी को दो ग्रामर फॉर्म में लिखते हैं, सीएनएफ और जीएनएफ। इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, बताओ? सीएफजी, सीएनएफ और जीएनएफ में क्या डिफरेंस रहता है धवल? लास्ट टाइम मैंने पावर इक्वेशन बताया था कि सीएनएफ जीएनएफ बड़ा है, सेम एज पावर में, बट इट इज लेस देन सीएफजी। बाय मैम मुझे परफेक्ट नहीं है, बट वन जो है उसमें से एक नल को एक्सेप्ट नहीं करता और एक करता है, बट आई थिंक राइट, जीएनएफ है वो नल को एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं, सीएनएफ और जीएनएफ दोनों ही तुम्हारा नल एक्सेप्ट नहीं करता है, सीएफजी एक्सेप्ट करता है। दैट्स वाई इनका पावर सेम है बट इसका पावर ज्यादा है। ठीक है, तो आज हम ये सारे एल्गोरिथम पढ़ेंगे कि एम्प्टी क्या है, यूनिट क्या है, यूजलेस क्या है, लेफ्ट रिकर्शन क्या है, लेफ्ट फैक्टरिंग क्या है, एंड इट्स वेरी इजी, इट्स रियली वेरी इजी। एंड फिर हम देखेंगे ग्रामर को सीएनएफ फॉर्म में कैसे लिखना है, ग्रामर को जीएनएफ फॉर्म में कैसे लिखना है, और फिर कुछ पीडीए के डिजाइन प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखो, सम फैक्ट रिगार्डिंग दिस एल्गोरिथम। कोई ग्रामर दिया है विद यूनिट प्रोडक्शन, तो क्या हमें कोई ग्रामर मिल सकता है विदाउट यूनिट प्रोडक्शन? यस। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसमें हम यूनिट प्रोडक्शन को निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या हो गया आपका, फुल्ली डिसाइडेबल। आर बी क्लियर विद दिस? आर बी क्लियर विद दिस? ठीक है, प्लीज एक्नॉलेज करना जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर कोई ग्रामर है विद एम्प्टी प्रोडक्शन, तो क्या मुझे कोई ग्रामर मिल सकता है जिसमें एम्प्टी प्रोडक्शन नहीं हो? हाँ भाई, ये भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये भी हम लोग ऊपर देखने वाले हैं, ये भी होएगा पूरी फुल्ली डिसाइडेबल प्रॉब्लम। आर बी क्लियर? यस आर बी मैम। क्लियर? ठीक है, अब नाउ लेट्स सी, अब नाउ लेट्स सी। देखो यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पे कोई ग्रामर दिया हुआ है, एस टेंस टू ए, ए टेंस टू एम टी। अगर ए को एम टी लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एस टेंस टू ए। तो देखो, ग्रामर में एम्प्टी प्रोडक्शन प्रेजेंट है बट लैंग्वेज में एम्प्टी प्रेजेंट नहीं है। तुम्हें ये समझ रहा है? अगर क्वेश्चन ऐसा दे कि ग्रामर में एम्प्टी प्रोडक्शन है, तो क्या मैंडेटरी है कि लैंग्वेज में भी एम्प्टी प्रोडक्शन हो? नहीं। लैंग्वेज एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है? नहीं। ये हमेशा क्या एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ ए। तो यही बताने की कोशिश की है कि ग्रामर में एम्प्टी प्रोडक्शन हो, जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज में भी एम्प्टी प्रोडक्शन होगा। वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो वही बताने की कोशिश की है कि अगर ग्रामर में एम्प्टी प्रोडक्शन है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि लैंग्वेज में होएगा ही, या तो हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता। आर बी क्लियर? आर यस बी मैम। क्लियर? ठीक है, अगर एस टेंस टू ए और ऑब्लिक ए होता ना, तो मतलब क्या, ए में एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेबल है, बट ऑब्लिक ए नहीं है, सिर्फ ए। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या एक्सेप्टेबल है, ए। तो यहाँ पे लैंग्वेज में एम्प्टी नहीं है बट ग्रामर में एम्प्टी है। करेक्ट है। नेक्स्ट, ये क्या है, लैम्डा प्री, सीएफजी विद जनरेटर लैम्डा प्री लैंग्वेज। पॉसिबल है कि ग्रामर विदाउट एम्प्टी प्रोडक्शन, तो दिस इज फाइन। क्योंकि मान लो अगर कोई तुम्हें, अच्छा ठीक है, लेट मी कम बैक विद दिस जब मैं इसका ये बताऊंगी, फिर अभी तुम्हें कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, सीएफजी सीएनएफ है, सीएफजी जीएनएफ है। फर्स्ट एम्प्टी प्रोडक्शन एंड यूनिट प्रोडक्शन फ्रॉम सीएफजी। क्या बोल रहा है, कभी भी सीएनएफ या जीएनएफ अगर तुम्हें लेके आना है, ठीक है, लेके आना है, तो उसमें से क्या करो, पहले एम्प्टी प्रोडक्शन निकालो और यूनिट प्रोडक्शन निकालो। हम ये पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ, ये सब इट्स लाइक ये पहले वाले सारे प्री डिफरेंस होगा वो, ये रहेगा अब। ओके फाइन, ठीक है, अभी पहले ये स्कूल विल कम बैक टू दिस। फर्स्ट लेट अस सी हाउ टू रिमूव ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन अभी हम जो देखने वाले हैं, दिस इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ ऑल द एम्प्टी और द रिमूवल ऑफ ऑल द नलेबल प्रोडक्शन। ठीक है, देख, पहले देख, यहाँ पे एस क्या है, ए बी ए बी और ए सी है। ए क्या है, ए बी एम टी। बी क्या है, ए बी एम टी। सी क्या है, सी सी। अब अगर इसमें देखोगे
तुम अगर इसमें देखोगे तो एम्प्टी कौन कौन से सिंबल्स है, एम्प्टी कौन कौन से सिंबल है, ए वाला है एम्प्टी, बी वाला है एम। आर वी क्लियर धवल? आर वी क्लियर धवल? ए वाला है एम्प्टी, बी वाला है एम्प्टी, तो एस भी जो ए बी का बनाएगा वो भी हो जाएगा एम्प्टी। आर वी क्लियर? यस मैम। आर वी क्लियर? ठीक है। तो पहला स्टेप वन, जब भी तुम्हें रिमूवल ऑफ लैम्डा प्रोडक्शन करना है, तो पहला तुम क्या देखोगे कि जो जो भी सिंबल्स में एम्प्टी आता है ना, पहले उन सबको आइडेंटिफाई करो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। तो ए एम्प्टी दे रहा है, बी एम्प्टी दे रहा है, सी देखो एम्प्टी नहीं दे रहा है बट एस एम्प्टी दे रहा है। तो तुमने क्या किया, पहले क्या किया, आइडेंटिफाई किया नलेबल वेरिएबल्स। कौन से? ए बी एस। ठीक है। जब तुमने आइडेंटिफाई कर लिया ना, अब क्या करो, सारे के सारे प्रोडक्शन है ना, इसको कॉपी कर लो नीचे। सारे के सारे कॉपी करो प्रोडक्शन जिसमें एम्प्टी प्रोडक्शन नहीं है, जिसमें एम्प्टी प्रोडक्शन नहीं है। तो देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा कॉपी किया मैंने। एस टेंस टू ए बी है, बी ए सी। नेक्स्ट वाला क्या है, ए है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है बट इसमें है, ई टेंस टू एम्प्टी है। इसको मत कॉपी करो, ये वाला प्रोडक्शन मत कॉपी करो, बाकी दोनों कर लो। तो बाकी दोनों मैंने कर लिया। बी वाले को भी कॉपी करो। बी वाले में ये कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा बट ये कॉपी नहीं होगा, तो इसको भी मैंने कॉपी कर दिया। और सी वाले पे सी हो जाए। इधर तक फंडा क्लियर है? इधर तक फंडा क्लियर है? यस। ठीक है। अब डबल क्या करना है, अब मान लो अगर तुम ए को एम्प्टी सब्स्टिट्यूट करते हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल ए। इन दोनों में अगर तुम ए को एम्प्टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्मॉल ए बनेगा। करेक्ट है? यस और मैम। कुछ है सब्स्टिट्यूट करने जैसा? नहीं। बी में अगर तुम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल ए बनेगा। राइट? सी में तो कुछ है ही नहीं, तो देखो अब क्या दिखेगा। अब क्या करो, तुमने जब सब्स्टिट्यूट किया तो तुम्हें ए टेंस टू ए मिला, बी टेंस टू ए मिला। करेक्ट है? अब यहाँ पे क्या करो, पहले ए को सब्स्टिट्यूट करो ऐसा एम्प्टी, इसको करोगे तो बी मिलेगा, ए बी मिलेगा, बी मिलेगा, ए सी मिलेगा। तो पहले आपको क्या मिला, बी मिला, ए बी। तो देखो यहाँ पे नीचे कहीं पे कैपिटल बी और ए बी तो लिखा है। करेक्ट है? ठीक है। अब तुम क्या करो, बी को एम्प्टी सब्स्टिट्यूट करो। बी को एम्प्टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए मिलेगा, और क्या मिलेगा, ए ए। तो क्या मिलेगा तुम्हें, ए मिलेगा और ए ए। तो ए मिला और ए ए मिला। ठीक है। अब तुम दोनों ए बी को सब्स्टिट्यूट करो। अगर दोनों ए बी को नल नल करोगे तो ये नल हो जाएगा, इधर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस, और कुछ करने जैसा नहीं है, तो ए बी मिलेगा, ए भी मिलेगा तुम्हें। तो दैट इज बाय ए। अब दोनों को बस क्या कर दो, ऐड कर दो। तो एस में ये इतने ऑप्शंस आ जाएंगे, ए में इतने ऑप्शन आ जाएंगे, बी में इतने ऑप्शन आ जाएंगे, सी में ये ऑप्शन आएगा। दिस इज नथिंग बट, जब तुमने सारे ग्रामर में से अगर एम्प्टी प्रोडक्शन निकाल लेते हो, तो ये ग्रामर मिलेगा जिसमें कोई भी एम्प्टी प्रोडक्शन नहीं रहेगा बट दोनों का पावर सेम रहेगा। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? समझा धवल पूरा? हाँ। समझा धवल? हाँ। समझा धवल? करेक्ट है? यस मैम। ठीक है। तो यही उसने बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो, अगर लैंग्वेज में एम्प्टी है, उसके सारे एम्प्टी निकाल दो तो भी कहीं ना कहीं हो सकता है। देखो, इफ द लैंग्वेज इटसेल्फ कंटेन एम्प्टी देन ऑल द एम्प्टी प्रोडक्शन कांट बी रिमूव फ्रॉम द ग्राम। ये बताना है कि लैंग्वेज में अगर कहीं ना कहीं एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रामर में आएगा ही आएगा। बट जरूरी है कि अगर मान लो ग्रामर एम्प्टी का दिया है, तो आप विदाउट एम्प्टी कैसे करोगे, पहले वो सारे टर्मिनल्स निकालो जहाँ पे एम्प्टी प्रोड्यूस हो रहे हैं। निकाल लिया वो सारे टर्मिनल्स, अब क्या करो, सब्स्टिट्यूट करते जाओ। पहले सारे टर्मिनल्स वाले सिंबल आइडेंटिफाई कर लो, ए हो गया, बी हो गया, फिर एस हो जाएगा। राइट? अब उसके बाद क्या करो, सारे के सारे प्रोडक्शन कॉपी कर लो जिसमें ए टेंस टू एम्प्टी या बी टेंस टू एम्प्टी नहीं आता। अब क्या करो, बी टेंस टू एम्प्टी है तो इसको सब्स्टिट्यूट करो, इधर नहीं सब्स्टिट्यूट इधर हो सकता है, तो ये दे देगा बी टेंस टू ए। इधर एम्प्टी है, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये ए टेंस टू एम्प्टी के लिए देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए। अब इसमें जगह पे ए बी को पहले डालो एम्प्टी, तो इधर करोगे, इधर करोगे, फिर बी को डालो एम्प्टी, फिर इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, फिर ए बी दोनों को डालो एम्प्टी, पता चलेगा। तो तुम्हें नए प्रोडक्शन मिलेंगे। अब इन दोनों को क्या कर दो, मर्ज कर दो, तो दैट इज नथिंग बट योर आंसर, जहाँ पे तुम्हें एम्प्टी प्रोडक्शन हट जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? मैम, हाँ। हमने यहाँ पे एस में भी एक एम्प्टी लिखना चाहिए ना।
एस पे क्यों एक एम्प्टी लिखना चाहिए भाई? मैम क्योंकि एक एम्प्टी स्ट्रिंग तो बन रही है इसमें। एस में क्या मतलब एट? मैम आर जब यू ट्राइंग टू? हम्म। ए और बी दोनों को जब एम्प्टी लेंगे तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग अच्छा निकल ओके, हाँ जाएगा। राइट, अच्छा ओके ओके, यू आर ट्राइंग टू से कि मैम सही बोल रहे हो कि अगर ए भी एम्प्टी है बी भी एम्प्टी है तो मैम एस टेंस टू एक एम्प्टी तो आएगा ही आएगा, राइट। तो मतलब दिस इज वन ऑफ द सेम सेइंग कि लैंग्वेज मैम एम्प्टी ले रहा है तो कहीं ना कहीं ग्रामर में भी वो एक आएगा ही, राइट। तो यहाँ पे एक पक्का एस टेंस टू एम्प्टी भी आएगा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। बट आगे जो मैंने इसको सॉल्व किया उसमें हमने शायद से ये वाला एग्जाम्पल ना लेके हमने ये एम्प्टी वाला मैंने याद मेरे ख्याल से नहीं डाला है, इट शुड हैव बीन लाइक रिटन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक एम्प्टी आ जाएगा, बट मान लो अगर कुछ और होता है, बट दिस इज द वे हाउ यू शुड बी सॉल्व इट। आर बी क्लियर? यस। आर बी क्लियर? ठीक है, यस। परफेक्ट है ये तुम्हारा, एम्प्टी तो आएगा इसमें। ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्या होता है। अब देखते हैं हमारा क्या होता है, यूनिट प्रोडक्शन। अब यूनिट प्रोडक्शन कौन से होते हैं? जब एक नॉन टर्मिनल को ही पॉइंट करता है। तो एस टेंस टू कैपिटल ए है, ए टेंस टू कैपिटल बी है, बी टेंस टू कैपिटल ए है। दैट इज ऑल द यूनिट प्रोडक्शन। तो यूनिट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब एक नॉन टर्मिनल को पॉइंट करता है तो दैट इज नथिंग बट अ यूनिट प्रोडक्शन। तो देखो, यहाँ पे कोई भी ग्राफ बनाओगे तो एस टेंस टू ए दिख रहा है, ए टेंस टू बी दिख रहा है, बी टेंस टू ए दिख रहा है और सी का कुछ भी। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? पहले तुमने समझा यूनिट प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं या यूनिट प्रोडक्शन को क्या आइडेंटिफाई करना है? जैसे वहां पे हम लोग एमटी का प्रोडक्शन आइडेंटिफाई करते थे, यहाँ पे हम यूनिट प्रोडक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आर वी क्लियर? आर वी यस। क्लियर? ये वाला एस टेंस टू कैपिटल ए टेंस टू कैपिटल बी टेंस टू कैपिटल एम, सी का कुछ नहीं है। अब क्या करो, सारे प्रोडक्शन लिख दो एक्सेप्ट कौन सा, यूनिट प्रोडक्शन को छोड़ के, जैसे हम लोग ने पहले वाले में किया। तो देखो मैंने यही लिखा है, एस टेंस टू ए बी ए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, एस टेंस टू ए बी बी ए और सी ए। ये हो गया तुम्हारा जब यूनिट प्रोडक्शन नहीं रहता है। करेक्ट है? करेक्ट है। यस। अब देखते हैं, अब हमें क्या देखना है कि अब हम देखते हैं कि हम कैसे यूनिट प्रोडक्शन को निकाल सकते हैं। तुम अगर देखोगे एस टेंस टू ए जाओ और ए से तुम जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ए बी बी, करेक्ट है। यस। अगर तुम देखोगे तो वही मिल रहा है ना। एस से तुम ए जाओ, ए से तुम्हें क्या मिलेगा, ए बी बी, करेक्ट है। और अगर बी से जाओगे तो बी से तुम्हें क्या मिलेगा, वापस ए बी बी है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में साइकिल ही फॉर्म हो रहा है। करेक्ट है कहना से? यस मैम। करेक्ट है। तो एस टेंस टू ए पता है इन शॉर्ट क्या होएगा, डबल वो होएगा ए बी बी ए। वैसे ही बी टेंस टू क्या होएगा, ए बी बी ए बी बी। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? तो देखो, अगर तुम एस से जाओगे ना, एस से तुम्हें ए मिलेगा, ए से तुम्हें क्या मिल रहा है, डबल ए डबल बी। बट ए से तुम्हें बी भी तो मिल रहा है, बी का देखोगे तो क्या होगा, ए बी बी है। तो इन शॉर्ट एस क्या दे रहा है तुम्हें, ये चारों दे रहा है, चारों दे रहा है क्या, डबल ए बी बी है। ये इसके लिए। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? यस मैम। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बच्चा बताओ, हाँ आ ऐसा रहा है। कुछ ये नहीं। ना ना आ रहा है। आर आ रहा है ना? अब वैसे ही देखो, ए टेंस टू तुम्हें पता है ये दोनों तो सही है, ऑलरेडी है। ए टेंस टू बी है तो बी को कैसे रिप्लेस कर सकते हो भाई, ए बी और बी ए के कंपैरिजन। तो वही बताया कि ए को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं भाई, ए बी और बी ए के कंपैरिजन। बी टेंस टू ए है, ये वाला ए क्या हो जाएगा भाई, ए और बी बी। तो बी टेंस टू क्या होगा, डबल ए और डबल बी। करेक्ट है। अब बस ये दोनों प्रोडक्शन को जोड़ दोगे तो क्या होगा, अब तुम्हें जो भी प्रोडक्शन मिलेगा देखो उसमें यूनिट प्रोडक्शन कहीं पे भी नहीं है। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? समझ रहा है बच्चा? यस मैम। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा यूनिट प्रोडक्शन। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, यूजलेस सिंबल। यूजलेस मतलब क्या, जैसे तुम्हारे कोई स्टेट अगर अनरीचेबल है फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेट, वो क्या होता है, यूजलेस स्टेट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या, any production that contain useless variable on left hand side or right hand side, that NAND production is useless. Useful symbol occur in sentimental form. A useful variable participate in at least one of the derivation for some of the string that belongs to L. कभी ना तो कभी वो यूज होएगा, कोई ना कोई स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए। अगर सारे स्ट्रिंग के लिए वो कभी यूज नहीं हो रहा है मतलब वो क्या हो गया, यूजलेस हो गया। लेट अस सी दिस। अब देखो,
इसमें तुम्हें कौन सा लग रहा है कि भाई कौन सा तुम्हारे लिए यूजफुल है और कौन सा तुम्हारे लिए अनयूजफुल है, या कौन सा यूजलेस है, क्या लगता है तुम्हें, बताओ। क्या था, बताओ। मैम आई थिंक जो कैपिटल डी वेरिएबल है वो यूजलेस है। कैपिटल डी वेरिएबल यूजलेस है। व्हाट अबाउट कैपिटल सी? कैपिटल सी कभी खत्म हो सकता है क्या? नो मैम। समझ रहा है? समझ रहा है? इसमें क्या हो रहा है, कोई भी स्ट्रिंग हो, ए हो, बी हो, एस हो, सी हो, कुछ भी हो, वो कभी ना कभी डिराइव करके ना तुम्हें सारे के सारे टर्मिनल्स देने चाहिए, ठीक है, ए के लिए, ठीक है। अब ये वाला ए क्या बोलेगा, चलो इससे ये डिराइव हो सकता है, इससे ये डिराइव हो सकता है, करेक्ट है। ए बी सी, सी भी कभी यूज कर लिया ना तो भी तुम कुछ नहीं डिराइव कर पा रहे हो। डी से तो कुछ नहीं कर पा रहे हो, पर सी से भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। आर वी गेटिंग? आर वी गेटिंग? यस मैम। ठीक है, देखो, तो सी इसमें अगर तुम देखोगे, सी से तुम कभी कुछ डिराइव नहीं कर पा रहे हो धवल, क्योंकि ये वाला सी छोटा सी डिराइव, बड़ा सी, बड़े सी को कभी ना कभी तो रिप्लेस करोगे ना बच्चा। तो कभी रिप्लेस हो पा रहा है? नहीं। डी कभी ना कभी हो पा रहा है क्या? ये तो डी का तो कुछ प्रोडक्शन ही नहीं दिया। तो ऑटोमेटिकली सी क्या हो गया तुम्हारा, यूजलेस हो गया। सी यूजलेस हुआ ना तो जो भी प्रोडक्शन जो सी के साथ इन्वॉल्व है वो सबके सब हो जाएंगे यूजलेस। तो इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। तो अब जो तुम्हारा बनेगा तो दैट वुड बी ए बी, ए टेंस टू ए बी टेंस टू बी ए और ए बी। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? समझा ये धवल? धवल आज क्या मूड ऑफ है क्या? नहीं मैम। आज बहुत, आज नहीं मैम। बहुत कम क्या हुआ, आज पढ़ने का मूड नहीं है? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, समझा तुम्हें ये? हाँ नहीं मैम ये नहीं समझा। ये नहीं समझा, ठीक है, देखो, ऐसे तुम्हारा स्मॉल ए कैपिटल ए बी हो रहा है, कभी ना कभी कैपिटल ए रिप्लेस्ड होएगा विद वन ऑफ दिस टर्मिनल, कभी ना कभी कैपिटल बी भी रिप्लेस होएगा विद दिस टर्मिनल या इनडायरेक्टली विद ए के साथ। कैपिटल सी को कभी तुम लिख सकते हो विद एनी टर्मिनल, या कैपिटल डी को कभी एक्सपैंड कर सकते हो? नहीं, राइट। तो ये क्या हो गया, सी क्या हो गया, यूजलेस हो गया, यूजलेस हो गया। तो ये पूरे सी को निकालो, और ये सी जहां जहां भी यूज हुआ है ना उसको भी निकालो, तो इसको भी निकालना पड़ेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा। सो एस क्या बनेगा, ए बी ए क्या बनेगा, ए बी क्या बनेगा, बी एंड ए बी। आर बी गेटिंग? आर बी यस। गेटिंग? यस मैम। अब तुम कोई भी स्ट्रिंग डिराइव कर लो, तुम्हें हमेशा टर्मिनल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेट्स से मैंने ए बी रखा, ये वाला ए था, ये कैपिटल ए को आई कुड रिप्लेस विद ए, और ये कैपिटल बी को आई कुड रिप्लेस विद ए बी। देखो आ गया ना, ए बी। लेट्स से यहाँ पे ए था, कैपिटल ए को रिप्लेस किया विद ए, फिर ये वाले ए को रिप्लेस किया विद ए, ये बी को रिप्लेस किया विद बी ए, फिर ये ए को रिप्लेस कर दिया विद ए। तो कभी ना कभी तुम्हें सारे टर्मिनल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कभी टर्मिनल्स नहीं मिलेगा। दिस इज नथिंग बट योर रिमूवल ऑफ द यूजलेस सिंबल। आर वी गेटिंग? यस मैम। आर वी गेटिंग? ठीक है। ये क्या हो गया, तुम्हें क्या करना है, देखो, वापस अगर निकाला है एम्प्टी प्रोडक्शन निकालने के लिए, पहले एम्प्टी वेरिएबल्स निकालो, सारे प्रोडक्शन लिख दो जिसमें एम्प्टी के बिना, फिर एम्प्टी को धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट करके देखते जाओ, फिर जो नए प्रोडक्शन मिलेंगे उनको कंबाइन करो। वैसे यूनिट प्रोडक्शन है, पहले यूनिट प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करो, उसको बाहर निकाल दो, और बाकी सारे प्रोडक्शन विदाउट यूनिट प्रोडक्शन उसको कॉपी कर लो। अब यूनिट प्रोडक्शन देखो क्या क्या टर्मिनल्स दे रहा है, वो टर्मिनल्स का नया प्रोडक्शन बना उसको कॉपी करो। वैसे यूजलेस प्रोडक्शन में क्या देखो, पहले वो टर्मिनल्स ढूंढो जो कभी ना कभी आपको टर्मिनल्स देंगे, जो देंगे वो यूजफुल है, जो नहीं देंगे उसको निकालो और उसके एसोसिएटेड सारे प्रोडक्शन निकालो। दैट दैट इज नथिंग बट योर यूजलेस प्रोडक्शन रिपोर्ट। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी यस क्लियर मैम। विद दिस डबल? क्या यस मैम। आप देखते हैं? ऑल गुड राइट? कुछ प्रॉब्लम है यस ना? मैम। नो मैम। नो मैम। अब रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्शन, अब तुम्हें पता है ना, हमने पढ़ा जब ये और ये रिकर्शन होता है, ये और ये भी रिकर्शन होएगा, ये और ये भी रिकर्शन होएगा, राइट। तो जब भी तुम्हारे पास लेफ्ट और स्टार्टिंग सिंबल सेम आता है तो ये कौन सा प्रॉब्लम देता है, इनफाइनाइट लूप का प्रॉब्लम देता है, इनफाइनाइट लूप का प्रॉब्लम देता है।
तो लेफ्ट इक्वेशन निकालने के लिए ये तुम्हारा इक्वेशन रहेगा, इसका आउटपुट ऐसा होना चाहिए। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ए अल्फा वन है, ए अल्फा टू है, ए अल्फा थ्री है, सिर्फ ए रखो, बाकी जितना भी बचा अल्फा वन, बाकी जितना भी बचा अल्फा टू, बाकी जितना भी बचा अल्फा थ्री, और कुछ कांस्टेंट दिए रहेंगे। इसका सोल्यूशन क्या रहता है? सोल्यूशन रहता है ए डैश, जहाँ पे अल्फा वन ए डैश हो जाएगा, अल्फा टू ए डैश, अल्फा थ्री ए डैश और एम टी। और ए क्या बनेगा तुम्हारा? बीटा वन ए डैश, बीटा टू ए डैश, बी एन ए डैश। लेट्स सॉल्व। ऐसे एस प्लस एस से एस इंटू एम टेन से ए बी सी। ये वाले इक्वेशन को कंपेयर करो विद द अबोव इक्वेशन जो क्वेश्चन पे दिया। ये वाला ए बराबर है एस के, अल्फा क्या बराबर है? प्लस एस। ए अल्फा टू, ए किसके बराबर है? एस। अल्फा टू किसके बराबर है? इंटू एस। बीटा वन बराबर है ए, बीटा टू बराबर है बी, बीटा थ्री बराबर है सी। आर बी क्लियर धवल? आर बी क्लियर धवल? यस अगर मैं ये वाले इक्वेशन को ये वाले इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँ, तो अगर रिमूव करना है तो अब कुछ नहीं, ये दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट कर दो मतलब क्या है? अल्फा वन ए डैश, अल्फा टू ए डैश, अल्फा वन क्या है? प्लस एस एस डैश, अल्फा टू क्या है? इंटू एस एस डैश, और ये क्या हो जाएगा? एम टी। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला जो ए डैश बना है या ए बना है, इसका देखते हैं इसको कैसे लिखना है। ये कैसे लिखोगे तुम? एस बन गया, इंटू एस बन गया, एम टी बन गया। अब ये वाला जो ए डैश का ए, मतलब यहाँ पे क्या होगा? एस डैश का एस, ये क्या लिखाएगा? बीटा वन ए डैश। बीटा वन क्या बन रहा था तुम्हारा? ए एस डैश, बी एस डैश और सी एस डैश। कुछ नहीं, यही चीज को इसी फॉर्मूले में तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब देखो कहीं पे भी लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे भी एस नहीं है, यहाँ पे भी एस नहीं है, यहाँ पे भी एस नहीं है। दिस इज हाउ योर लेफ्ट रिकर्जन इज बीन रिमूव्ड। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? यस मैम। चलो, अब सिमिलरली इसको देखो, ए टेंस टू ए बी है, तो यहाँ पे ए लेफ्ट रिकर्जन है। तो इसको कंपेयर करो विद द अबव फॉर्मूला। ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, करेक्ट है। अल्फा वन क्या बचा जो बाकी का है? तो बाकी में क्या बचा? ए। बीटा वन क्या है तुम्हारा? बी, करेक्ट। तो ए डैश अल्फा ए डैश, तो ए डैश तुम्हारा रहेगा अल्फा क्या रहेगा? ए डैश, करेक्ट है। ए ए डैश, तो ये बना तुम्हारा ए डैश, और क्या बनेगा? एम टी। ठीक है, अब ये वाला ए क्या बनेगा तुम्हारा? बीटा वन ए डैश, तो बीटा वन क्या है? बी ए डैश, तो ए टेंस टू बी ए डैश आ जाएगा। बस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। आर बी गेटिंग? यस आर बी मैम। गेटिंग? यस मैम। अब देखते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग क्या है। लेफ्ट फैक्टरिंग पता है, जब सारे कॉमन रहते हैं तब होता है लेफ्ट फैक्टरिंग। तो इसमें क्या करो, सारे कॉमन को एक साथ रखो, जो आगे चेंज हो रहा है उसके लिए अलग वेरिएबल बनाओ। तो ए डैश, इसमें अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड, बीटा वन बीटा टू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बीटा वन बीटा टू में। बट अल्फा 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 ये सब में प्रॉब्लम होगा, तो अल्फा ये बनाओ, ए डैश बना दो, और ए डैश टेंस टू क्या लिख दो? एक्स वाई जेड। क्योंकि कंपाइलर हमेशा अल्फा देखेगा, तो वो ये भी उठा सकता है, ये भी उठा सकता है, ये भी उठा सकता है। फिर वो बार बार रोल बैक करके चेक करेगा, अरे ये मेरे बराबर नहीं था, ये मेरे बराबर नहीं था, ये मेरे बराबर था। तो कॉमन पार्ट को एक साथ लिखो, जैसे ही अलग हो रहा है उसके लिए अलग अलग प्रोडक्शन बनाते जाओ। दैट इज नथिंग बट अ लेफ्ट फैक्टरिंग। आर बी क्लियर? आर यस बी मैम। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ए बी ए सी बी है। अब बी आया तो फटाक से बता देगा कि ये वाला, बट ए आया तो उसको कंफ्यूजन होएगा ना, ये वाला लेना है या ये वाला लेना है। तो क्या करो, कॉमन पार्ट को साथ में रखो, ए डैश अलग। अब ए डैश टेंस टू क्या होगा? बी या सी। अब नेक्स्ट पार्ट में अगर उसको बी चाहिए तो बी वाला उठाएगा, सी चाहिए तो सी वाला पार्ट उठाएगा। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट, यहाँ पे भी क्या है? ए बी सी है, ठीक है, इधर तक कॉमन है। तो ए के लिए कॉमन रखो, ए के लिए कॉमन हो जाएगा, टेंस टू एम टी बी सी। यहाँ पे अब आगे कुछ नहीं बचा तो एम टी, यहाँ पे बचा है बी, यहाँ पे बचा है बी सी। ठीक है, बट देखो अब बी में भी क्या होगा? प्रॉब्लम हो सकता है, बी सी लेना है या बी लेना है, तो ये वाले बी को भी क्या करो? हटा दो। तो ये वाले बी को भी हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? ए टेंस टू बी ए डबल डैश एम टी। यहाँ पे बी के लिए हो जाएगा एम टी, इसके लिए हो जाएगा सी। देखो, आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? यस मैम। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ समझ यस रहे हैं मैम। धर्म? ठीक है, यस मैम। अभी लेट्स चेक दिस वन।
टू इंपॉर्टेंट नॉर्मल फॉर्म, एक होता है सीएनएफ, एक होता है जीएनएफ। ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। सीएनएफ में क्या होता है, इफ ऑल द प्रोडक्शन आउट ऑफ द फॉर्म ए टेंड्स टू बीसी और ए टेंड्स टू ए। ए टेंड्स टू बीसी मतलब क्या, एस टेंड्स टू, दो नॉन टर्मिनल होंगे आजू बाजू में, या तो सारा टर्मिनल होगा। तो देखो जैसे ये वाला जो ग्रामर है ना, जहाँ पे ये इसका एक प्रोडक्शन में दोनों नॉन टर्मिनल है, दोनों नॉन टर्मिनल है या तो टर्मिनल है, ऐसे ग्रामर को हम क्या बोलेंगे, सीएनएफ। आर वी करेक्ट, आर वी करेक्ट। यस मैम। बट डबल क्या ये वाला ग्रामर सीएफएल है, सीएनएफ है, नीचे वाला? क्या ये वाला ग्रामर सीएनएफ है? क्या ये वाला ग्रामर सीएनएफ है? नो मैम। क्यों नहीं है? मैम यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन, तो हम यूनिट नहीं, लेफ्ट फैक्टरिंग है, तो उसे हम अलग करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेफ्ट फैक्टरिंग भी कहाँ पे हो रहा है बच्चा, एक के लिए बोल रहे हो? यस मैम, यस मैम। लेकिन ग्रामर होना चाहिए बीवी फॉर्म में या टी फॉर्म में। यहाँ पे बीवी है, बीवी है, बट ये ट्रिपल बी हो गया ना, तो ये तो ऐसे ही नहीं हो जाएगा तुम्हारा। लेफ्ट फैक्टरिंग वो भी तुम्हारा रीजन से ही है, बट ये ग्रामर क्या बोलता है, या तो बीवी फॉर्म में या तो टी फॉर्म में। देखो बीवी मतलब दो टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल, या तो एक एक टर्मिनल, इस फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, तीन नॉन टर्मिनल, क्या है वो इस फॉर्म में? नहीं। ये एक टर्मिनल, क्या है वो इस फॉर्म में? नहीं। दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन अ सीएनएफ। समझा? समझा? ओके मैम। ठीक है। अब सीएफजी को कभी भी सीएनएफ में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी प्रोडक्शन निकालो, यूनिट प्रोडक्शन निकालो, यूजलेस प्रोडक्शन निकालो, और फिर पूरे ग्रामर को किस फॉर्म में लिखो, वीवी और टी के फॉर्म में। ठीक है। तो लेट अस सी वन एग्जांपल। एस टेंस टू ए बी ए टेंस टू ए बी, बी टेंस टू सी। क्या ये ग्रामर में एम्प्टी प्रोडक्शन है? नहीं। क्या ये ग्रामर में यूनिट प्रोडक्शन है? नहीं। क्या ये ग्रामर में यूजलेस सिंबल है? नहीं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। तो ग्रामर में क्या है ना, एम्प्टी प्रोडक्शन है, ना यूनिट प्रोडक्शन है, ना यूजलेस प्रोडक्शन है, तो ये तीनों स्टेप्स ऑटोमेटिकली हो गए। अब मुझे क्या कन्वर्ट करना है, मुझे बट यहाँ पे तीन वेरिएबल है, मुझे दो ही चाहिए। यहाँ पे एक टर्मिनल होना चाहिए था, मुझे तीन टर्मिनल मिल रहा है। यहाँ पे नॉन टर्मिनल टर्मिनल है, बट दोनों नॉन टर्मिनल होने चाहिए थे। तो ये लोग ने क्या किया, देखो इसको क्या किया, पहले हर एक टर्मिनल के लिए एक प्रोडक्शन बना दो। तो यहाँ पे बना दो कि बी ए टेंस टू ए देगा, बी बी टेंस टू बी देगा, बी सी टेंस टू सी देगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ए बी, ठीक है, ए कैसे रिप्लेस हो जाएगा विद बी ए कैसे रिप्लेस होगा, बी ए, बी रिप्लेस होगा विद बी रिप्लेस होगा विद ए, और ये हो जाएगा बी सी। ये टर्मिनल्स में चलता था, इधर दो नॉन टर्मिनल है, करेक्ट है। यहाँ पे तीन नॉन टर्मिनल है, तो इसको तुम्हें हटाना पड़ेगा। ये कैसे हटाओगे भाई, अलग से लिख दो, ये वाले बी को लिख दो बी, या ये वाले को ऐसे देखो, ए डी वन है, डी वन को कैसे लिख दिया है मैंने, बी बी है। ठीक है, ये बी ए बी बी को कैसे लिख दिया है, बी ए डी टू, जहाँ पे डी टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी ए बी बी। ये सेम ही चीज किया है इधर भी, बट यहाँ पे जस्ट मेक श्योर किया है कि दो नॉन टर्मिनल हर प्रोडक्शन में रहे, या तो सिर्फ एक टर्मिनल। तो दो नॉन टर्मिनल, दो नॉन टी, दो नॉन टी, दो नॉन टी, दो नॉन टी, एक टी टी टी। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट योर सीएनएफ टू सीएफजी टू सीएनएफ। पहले यूजलेस निकालना होगा, एम्प्टी निकालना होगा, यूजलेस और यूनिट प्रोडक्शन। क्योंकि इस ग्रामर में कुछ भी नहीं था, तो हमने छोड़ दिया, बट अगर होता तो वो सारे स्टेप्स करने पड़ते, और उसके बाद हमें इस फॉर्म में लेके आना पड़ता, जहाँ पे दोनों नॉन टर्मिनल है या तो टर्मिनल है। आर वी क्लियर धवल? यस आर मैम। वी क्लियर? ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू, देखो ये एक एक समय यू हैव टू जस्ट एक बार प्रैक्टिस, देयर इज नथिंग मच मोर, ओके? ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, पहले देखो, कुछ एम्प्टी प्रोडक्शन नहीं है, यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, पर देखो डी, कैपिटल डी कुछ भी नहीं दे रहा है, तो कैपिटल डी क्या हो गया, इज द यूजलेस सिंबल। कैपिटल डी क्या हुआ आपका,
यूजलेस सिंबल हुआ। तो कैपिटल डी अगर यूजलेस है तो इसको क्या करोगे तुम, निकाल दोगे। इसमें अगर तुम देखोगे तो तुम क्या करोगे, निकाल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, अच्छा सोल्यूशन पे जो भी दिया होगा ना उसमें मैंने कहीं ना कहीं डी को कुछ माना होगा, ठीक है। डी, मान लो डी समथिंग कुछ होता, ठीक है। मान लो अगर ये ग्रामर है, ये ग्रामर में ना यूजलेस है ना यूनिट है एंड एम्प्टी नहीं है, आइडली डी समथिंग कुछ होता, बट अभी मान लो कि लिखा नहीं है यहाँ पे, बट होना चाहिए था कुछ। कैपिटल डी टेंस टू, मान लो स्मॉल डी अगर कुछ होता। तो ये ग्रामर में क्या है, कुछ भी नहीं है, ना एम्प्टी है ना यूजलेस है ना यूनिट है, तो वापस क्या करोगे, टर्मिनल्स के नए नए सिंबल्स बनाओ। तो देखो इसके लिए क्या किया तुमने, डी, डी ए कर दोगे, ये वाला डी ए, डी बी कर दोगे, ये ए कर दोगे। सी डी इज फाइन, डी है, ए को लिख दोगे डी ए। ये वाला बड़ा है, इसको तुम्हें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, पहले लिख देते डी ए, डी सी, बी, डी डी। सिमिलरली ए को लिख दोगे डी ए बी, ए लिख जाएगा डी ए बी सी, बी हो जाएगा डी बी डी ए, ये वाला हो जाएगा ए। करेक्ट है, तो ये वाला करेक्ट है। अब ये भी करेक्ट है, 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 बट ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों प्रोडक्शन है ना वो करेक्टेड नहीं है। तो यही किया है, दो नॉन टर्मिनल्स अलाउड है। तो ये लोग ने क्या किया है, डी ए और ए को कंबाइन कर दिया है, इसी को ये लोग ने क्या लिख दिया है, डी वन बी। अब देखो यहाँ पे भी दो नॉन टर्मिनल्स हो गए, इधर भी दो नॉन टर्मिनल हो गए। अब देखो इसको क्या किया है, डी ए बी सी को क्या किया है, डी ए बी को कंबाइन करके डी टू लिख दिया है। डी टू क्या हो जाएगा, डी ए बी, और ये हो जाएगा तुम्हारा सी। ये वाला सही था, ये वाला भी सही था, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। इधर तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो ये लोग ने क्या किया है, डी ए डी ए सी को डी थ्री लिख दिया है, डी बी डी डी को डी फोर लिख दिया है। एंड ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। समझा। अब देखो सारे प्रोडक्शन है उसमें या तो दो नॉन टर्मिनल साइड बाय साइड है, या तो टर्मिनल साइड बाय साइड है। आर वी क्लियर विद दिस, यस आर वी मैम। क्लियर विद दिस। ठीक है, बस अरेंजमेंट करना है तुम्हें और कुछ नहीं करना है। तो देखो सी एन एफ फॉर अ गिवन सी एफ जी इज नॉट यूनिक, वही मैं बोल रही हूँ, कोई हो सकता है ना, मैंने इसको अरेंज किया है, मैंने इन दोनों को अरेंज किया है साथ में, तुम हो सकता है इसको साथ में रखो और इन दोनों को साथ में अरेंज कर दो। तो वही बोल रहा है कि सी एन एफ कभी भी इनका यूनिक नहीं होता, देयर कैन बी मेनी डिफरेंट सोल्यूशन टू इट। अगर ग्रामर सी एन एफ फॉर्मेट में है और तुम्हें कोई भी स्ट्रिंग डिराइव करना है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टेप्स जो लगेंगे ना वो 2n-1 रहेंगे। हम इसको देखेंगे आगे, ठीक है। और इसका हाइट क्या रहेगा, log ऑफ 2n+1, ये डेटा स्ट्रक्चर से आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट कितना रहेगा, n रहेगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्यू ट्री के बराबर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट, क्योंकि देखो ये बाइनरी ट्री के प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हर जगह तुम्हें दो से खोलना है, राइट। यहाँ पे अगर तुम इसका ट्री बनाओगे तो एवरीथिंग इज लाइक अ बाइनरी ट्री, दोनों के दो बच्चे, बी के भी दो बच्चे, डी वन के भी दो बच्चे, तो ये सारे प्रॉपर्टी जो भी आ रहे हैं ना वो तुम्हारे किसके आ रहे हैं, बाइनरी ट्री के ऊपर आर वी गेटिंग दिस, आर यस वी मैम। गेटिंग दिस। तो क्योंकि इसका लिखा जाता है दो फॉर्म पे, तो ये इसके सारे चीज आएंगे बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में। तो लेट्स सी दैट कैसे आता है, देखो। अब अगर कोई ग्रामर था, एस टेंस टू ए बी ए टेंस टू सी डी ए, बी टेंस टू ई एफ है, सी टेंस टू ए, डी टेंस टू डी, ई टेंस टू टी, एफ टेंस टू डी। तो देखो ये बाइनरी ट्री का ही प्रॉपर्टी है कि ये तुम्हें कितना दे रहा है, 2:2 का हाइट का दे रहा है, ठीक है। वर्स्ट केस क्या होगा, जब वो स्क्यू ट्री बनते जाएगा, एस टेंस टू ए बी है, ये वाला टर्मिनल दे रहा है, ये वाला क्या देगा, नॉन टर्मिनल, बट ये भी टर्मिनल है, ये वाला। इस केस में हो जाएगा तुम्हारा वर्स्ट केस। आर वी क्लियर, आर वी क्लियर, यस समझा मैम। ये, ठीक है। तो देखो अब जैसे यहाँ पे पूछा है, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग ए बी सी डी ई, ठीक है। तो चलो अगर तुम इसको डिराइव भी करते हो तो क्या होगा, ऐसे आंसर फॉर्मूला से तुम्हें 2n-1 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पांच है, तो 1 2 3 4 5, तो नंबर्स ऑफ स्टेप्स कितने, 2n-1, तो 2 × 5-1 कितना आएगा, 9। हाइट कितना आएगा, log ऑफ 2n+1, मतलब क्या होएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4। समझा ये सिर्फ तुम्हारे बाइनरी ट्रीज के प्रॉपर्टीज आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रोडक्शन दो नोड्स का लिखा जा रहा है, वी वी दोनों जगह नोड्स है। समझाइए, यस मैम। समझाइए, ठीक है। लेट्स गो। अभी जीएनएफ, जीएनएफ कैसे, जैसे सीएनएफ क्या बोलता है कि मेरे जगह पे क्या होना चाहिए,
प्रोडक्शन में एक ही टर्मिनल होना चाहिए या तो दो नॉन टर्मिनल साइड बाय साइड होने चाहिए। जीएनएफ क्या बोलता है कि मेरे यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्शन होना चाहिए जिसमें पहला स्टार्टिंग है ना टर्मिनल हो, उसके बाद सारे नॉन टर्मिनल्स हो। तो ये क्या बोलते हैं, पहला टर्मिनल हो, बाकी सारे नॉन टर्मिनल। तो देखो जैसे एस टेंस टू ए भी है, ये वाला उसके लिए नहीं है जीएनएफ, क्यों? क्योंकि कोई टर्मिनल होना चाहिए था तो नहीं मिला। ए टेंस टू ए, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, ए को रिप्लेस कर दो विथ ए को रिप्लेस कर दो विथ बी ए को रिप्लेस कर दो विथ बी। तो अब देखोगे सारे टर्मिनल्स फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल्स हो जाएंगे। देखो, समझाइए, समझाइए। मैम हमने सिर्फ मतलब जो ए की सब्स्टिट्यूट कर वैल्यूज दिया। थी वो तो हाँ, वो सब्स्टिट्यूट इसलिए किया है क्योंकि ये वाले वैल्यू सारे टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल से चालू हो रहे हैं, इसके लिए सब्स्टिट्यूट किया ये। समझा? यस मैम। दिस इज नथिंग बट योर जीएनएफ। अब देखो यहाँ पे भी तुम्हें अगर सीएफजी दिया है, उसको बोलेगा जीएनएफ में कन्वर्ट करने को, तो वापस तुम्हें सब कुछ देखना है, एम्प्टी यूजलेस यूनिट, वो सब निकालने के बाद तुम्हें मेक श्योर करना है कि टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल हो। तो यहाँ पे टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल, यहाँ पे भी टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल, यहाँ पे भी टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल, यहाँ पे भी टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल। तो दिस इज नथिंग बट इट इज इन जीएनएफ। आर बी क्लियर? यस मैम। आर बी क्लियर? तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही बता रहा है कि द एल्गोरिथम फॉर कन्वर्टिंग सीएफजी टू पीडीएफ विल वर्क ओनली व्हेन द सीएफजी इज इन जीएनएफ, ठीक है, ये देखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसके लिए जो नंबर्स ऑफ स्टेप्स लगेगा वो एन लगेगा। पता है क्यों एन लगेगा? क्योंकि एट अ टाइम है ना, हमेशा सिर्फ एक एक वेरिएबल ही आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे एन लगेगा। क्योंकि देखो एट अ टाइम तुम्हें सिर्फ एक आएगा, मान लो ये चार स्ट्रिंग होता, तो एक आ गया है, फिर इसको तुम एक्सपैंड करोगे तो एक आएगा, फिर इस पे एक्सपैंड करोगे तो एक आएगा, फिर इसको एक्सपैंड करोगे तो एक आएगा। तो हर स्टेप में ना तुम करोगे तो इसके लिए तुम्हें एन स्टेप्स लगेंगे यहाँ पे। समझाइए? यस मैम। ठीक है। अब देखते हैं। अब चालू होता है तुम्हारा पीडीए प्रोग्रामिंग, जो हमने पहले भी पढ़ लिया है। पीडीए क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा में एक स्टैक डाल दिया, बट अगर वो स्टैक फाइनाइट इन स्पेस होता तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा ही होता। बट क्योंकि स्टैक इनफाइनाइट स्पेस का है तो हम लोग उसको बोलते हैं पीडीए। पीडीए में हमने पढ़ा था, फाइनाइट ऑटोमेटा में पढ़ा था हमने, पांच चीज होते हैं, एक होता है स्टेज, एक होता है इनपुट सिंबल, ट्रांजिशन, इनिशियल और फाइनल। और स्टैक के अपने अपने चीज होते हैं, स्टैक का भी एक अपना अल्फाबेट रहेगा और एक स्टैक का भी स्टार्टिंग सिंबल रहेगा। तो डीपीडीओ एनपीडीओ इसमें सात चीजें रहती है, एक होता है तुम्हारा स्टार्टिंग स्टेट, एक होता है तुम्हारा इनपुट अल्फाबेट, एक होता है तुम्हारा स्टैक अल्फाबेट, एक होता है तुम्हारा ट्रांजिशन, एक होता है तुम्हारा ग्रीन जीरो, एक होता है तुम्हारा स्टैक में पहला अल्फाबेट कौन सा रहता है, मतलब स्टैक का स्टार्टिंग सिंबल, और एक होता है तुम्हारा फाइनल स्टेट। आर बी क्लियर विद दिस? यस मैम। ठीक है। अब देख, अब चेक करते हैं ये कैसे बनेगा। देखो क्या बता रहा है कि स्टैक अल्फाबेट है ना, वो या तो Z0 हो सकता है या तो डॉलर हो सकता है। Z0 मतलब क्या, इनिशियल सिंबल, या तो Z0 लिखो या तो डॉलर लिखो, पॉइंट इज दैट। मतलब हमेशा एक ही सिंबल पे वो काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं पढ़ते क्या होता है। डीपीडीए एनपीडीए सेम चीज रहेगा, डीपीडीए में चॉइसेस नहीं है, एनपीडीए में चॉइसेस है। डीपीडीए में डेट कॉन्फ़िगरेशन अलाउड रहेगा, एनपीडीए में नहीं भी डालोगे चलेगा, यहाँ पे एम्प्टी मूव्स डीपीडीए में आर अलाउड, लेकिन उसमें चॉइसेस नहीं होने चाहिए। एनपीडीए में भी चलेगा, चॉइसेस होएगा तो भी चलेगा। आर बी क्लियर विद दिस? आर बी क्लियर विद दिस? यस मैम। देखो ये वाला हो जाता है ना, ये स्टैक है, ये स्टैक का स्टार्टिंग सिंबल इज नथिंग बट Z0। तो यही बताया कि स्टैक का स्टार्टिंग सिंबल कभी Z0 हो सकता है, कभी डेल हो सकता है, तो स्टैक का स्टार्टिंग सिंबल को भी हम लोगों ने उधर रिप्रेजेंट किया है। ये समझ में आता है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अगर टॉप ऑफ द स्टैक ए है, तुम Q0 पे खड़े हो, तुम्हारा इनपुट अगर एम्प्टी है, अब क्या हो गया, ए की जगह डबल ए हो गया, मतलब तुमने क्या किया, पुश किया। कौन से चार कमांड्स यूज, कौन से तीन कमांड्स यहाँ पे आते थे धवल, पीडीए में? मैम पुश, पॉप और रिप्लेस, हाँ, और एक और? डू नथिंग। एग्जैक्टली, गुड। ठीक है, तो ये हम लोग चारों कमांड्स का यूज करने वाले हैं। तो देखो डीपीडीए क्या बोलता है, तुमको एक स्पेसिफिक स्टेट पे हो, तुमने कुछ इनपुट सिंबल पढ़ा, तुमने एम्प्टी भी यहाँ पे अलाउड है, और तुमने कुछ स्टैक का जो भी पोजीशन था
स्टैक पढ़ा, तुम कोई नए स्टेट पे चले गए और तुमने स्टैक सिंबल में चेंज किया। चेंज क्या किया, या तो पुश किया, या तो पॉप किया, या तो रिप्लेस किया, या तो डू नथिंग किया, तो ये हो जाता है तुम्हारा डीपीडीएफ। अब यहाँ पे क्या है, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2:2 हो गया। मतलब तुम्हारे पास बहुत सारे चॉइसेस हो गए, तो दैट इज नथिंग बट योर एनपी डी। आर बी क्लियर विद दिस? यस आर मैम। बी क्लियर विद दिस? अब देखते डिजाइन। देखो वही बोल रहा है, वी कैन पुश एनी नंबर्स ऑफ सिंबल एट अ टाइम बट वी कैन पॉप ओनली वन सिंबल एट अ टाइम फ्रॉम द स्टैक। पीडीए is written only for acceptance, not for rejection. PDA allows four command: push, pop, do nothing, and replace. ठीक है? We do programming only for the acceptance of a string, not for the rejection, because NPD and PDA both allow dead configuration. Means either the string is accepted or dead but not rejected. PDA किसके लिए लिख सकते हैं? जब हम लोग को काउंटिंग कंपैरिजन विद ऑर्डर करना है, या तो काउंटिंग कंपैरिजन विदाउट ऑर्डर करना है, या जब डब्ल्यू रेज टू आर। ठीक है? अब विद ऑर्डर करो या विदाउट ऑर्डर करो, देर आर टू टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग। एक क्या होता है, फाइनल स्टेट मेथड, मतलब तुम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इन दिस मेथड एट द एंड द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड ओनली इफ द स्ट्रिंग मूव्स टू अ फाइनल स्टेट व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन द फाइनल ऑटोमेटा। एम्प्टी स्टैक मेथड क्या होगा, तुमने सब कुछ किया, बाद में अगर स्टैक अगर एम्प्टी हो गया, मतलब इट इज अनदर वे ऑफ सेइंग कि भाई तुम्हारा स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। तो यही बोल रहा है, इन दिस मेथड एट द एंड स्टैक बिकम एम्प्टी मींस only those things which make stacks empty at the end of the steps are accepted. ठीक है? Any work that can be done by the final state method or the empty state method and both the method give the same set of a language accepted by PDA। मतलब जो empty कर सकता है वो finite भी कर सकता है, जो finite कर सकता है वो empty भी कर सकता है। DCFL का मतलब होता है DPDA, CFL बट नॉट DCFL का मतलब होता है NPDA। आर बी क्लियर विद दिस? आर बी क्लियर विद दिस धवल? समझ रहे हैं यस मैम। इधर तक? अब मुझे बताओ डबल ए रेस टू एन और बी रेस टू एन है, इसका क्या प्रोग्रामिंग तुम लिखते? अगर मैं तुम्हें बोलूंगी इसको स्टैक से प्रूफ कर रहा हो तो कैसे लिखते हैं? मैम, मैं अगर स्टैक का यूज करता, तब तक जब मेरी जो स्ट्रिंग है, जब तक मुझे ए आ रहा है तब तक मैं हाँ। उसे स्टैक में पुश करता रहता, और फॉर द जब से बी स्टार्ट होगा तब मैं फॉर एवरी बी एक ए में पॉप करता। और अगर राइट। मुझे तो क्या है, लास्ट में अगर मेरा स्टैक खाली मिलता मुझे, तो अगर उसके दो मतलब हो सकते हैं। अगर स्टैक खाली है और मेरी स्ट्रिंग खत्म हो गई तो ए और बी इक्वल है, और अगर मेरा स्टैक खाली हो गया और बी बचे हुए हैं तो बी का जो वैल्यू है वो ज्यादा था। तो अगर तुम्हें अभी सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए सोचना है, तुम्हें ज्यादा के लिए नहीं सोचा है, जैसे अभी तुमने बोला ना कि डी की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब तुमने सोचा कि स्टैक एम्प्टी बट इनपुट बाकी है, तो नहीं, तुम्हें सिर्फ एक्सेप्टेंस का सोचना है। तो मान लो कि तुम्हारा स्टैक क्या होता, स्टैक में इनिशियली क्या होता है, Z0 होता। तुम इनिशियल स्टेट Q0 पे खड़े हो, तुम्हारा पहला सिंबल आया ए, तो पहला ए आएगा। स्टैक अगर एम्प्टी है तो तुम क्या करोगे, पुश करोगे, राइट? तो तुम एक नए स्टेट पे चले गए Q1 और तुमने इसको इसके ऊपर पुश कर दिया, A Z0। अब Q1 पे और ए आ रहा है तो तुम क्या करोगे, पुश ही करते रहोगे, राइट? तो Q1 आया, ए आया, और अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो गया, अब टॉप ऑफ द स्टैक भी ए होगा। अगर ऐसा केस हो रहा है तो तुम पुश ही करते रहोगे, तो Q1 पे ए चलता रहेगा। अब बी पे कब जाना है, जब तुम Q1 पे थे, तुम्हारा टॉप ऑफ द स्टैक ए था, अब तुम्हें इनपुट पे आया बी, मतलब अब तुम्हें क्या पता चल रहा है कि मुझे पॉप करना है। पॉप करना है मतलब जो टॉप ऑफ द स्टैक जो अभी ए था उसको रिप्लेस कर दो विथ एम्प्टी और स्टैक को चेंज कर दो, तो ये हो गया Q2, राइट? अब Q2 पे भी तुम्हें पता चलेगा मुझे बी आ रहा है और नीचे बहुत सारे ए रखे हैं, तो तुम्हारा एक्शन क्या रहेगा, वापस क्या करते रहोगे, तुम पॉप करते रहोगे। एक टाइम क्या होगा कि इनपुट क्या हो जाएगा, Q2 पे थे, अब इनपुट हो जाएगा एम्प्टी, तुम्हारा स्टैक क्या हो जाएगा, इनिशियल टॉप सिंबल 0। तो तुम बता सकते हो कि चलो भाई अब तुम अपने फाइनल स्टेट पे चले जाओ, जो कि तुमने मान के चले थे कि फाइनल स्टेट इज Q0। Q0 पे जाओगे, तुम्हारा टॉप ऑफ द स्टैक भी Z0 रहेगा। तो ऐसा जब करोगे तो दिस इज नथिंग बट योर प्रोग्रामिंग फॉर ए रेस टू एन एंड बी रेस टू एन। समझा ये पूरा? समझा ये यस पूरा? मैम। सारे स्टेटमेंट्स क्लियर है? ये कब होएगा? यस मैम। सारे स्टेटमेंट ठीक है? चलो अब मैम, नेक्स्ट वाला, चलो। वो हाँ, लास्ट वाला समझ नहीं आया सिर्फ, ये वाला, जो ये वाला। एम्प्टी वाला है ना। यस मैम। हाँ,
देखो ट्रिपल ए था, तुमने पुश कर दिया, बी 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 पुश कर दिया, बाद में तुम्हें इधर एम्प्टी दिखेगा ना। मान लो ये सब कुछ हो गया है, तो यहाँ पे तुम्हें एम्प्टी दिखेगा, क्योंकि अब स्ट्रिंग तो बचा नहीं। तो Q2 पे जब भी तुम्हें एम्प्टी दिखा, मतलब तूने सब कुछ ट्रैवर्स कर लिया है। और स्टैक का टॉप भी Z0 है, मतलब क्या सारे ए के लिए सारा बी पॉप हो चुका है। तब तुम इनडायरेक्टली वे पे बता सकते हो कि हाँ भाई ये ए रेस टू एन और बी रेस टू एन पे। तो चलो, मैंने फाइनल स्टेट Q0 मांग रहा था, तो मैं Q0 की तरफ चली जाऊंगी। और स्टैक पे कुछ चेंज नहीं होगा, तो Z0 का Z0 होगा। आर बी क्लियर? यस मैम। आर बी क्लियर? चलो अब नेक्स्ट बताओ धवल। ये हो जाएगा, देखो इसी चीज को ना धवल अगर लिखना हो तो Q0 पे A Z0 आया, एक बार आया तो तुमने स्टेट बदला, अब वापस ए आते जा रहा है तो तुम इसी स्टेट पे हो। पहली बार बी आया तो तुमने पॉप कर दिया, फिर जितने बार भी बी आ रहा है पॉप कर दिया। अब सब कुछ खत्म हो गया तो तुम फाइनल स्टेट पे चले गए वापस। समझाइए, समझाइए। मैम तो एक बार देखो फिर ये से वाला, बोल देना। देखो पहली बार ए आया तो हमने आगे बढ़े, फिर वापस ए आया तो हमने पुश ही किया। पहली बार बी आया तो पॉप किया, फिर जितने बार भी बी आ रहा है पॉप कर दिया। एक बार MT Z0 आ गया तो हम लोग वापस चले गए। तो देखो ये हुआ फाइनल स्टेट मेथड, ये हुआ एम्प्टी स्टेट मेथड। समझा ये कैसे पढ़ना यस है? मैम। A Z0 A बी ए एम टी, फिर MT Z0 सेम चीज जो यहाँ पे लिखा था, बस ये चीज इधर किया। यस मैम डन। ठीक है, अब करना है ए रेस टू एन बी रेस टू एन, जहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, एम टी बिलोंग नहीं करता, फाइनल स्टेट क्यों है। चलो अब डबल इसका बताओ, ये पढ़ के बताओ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बताओ जल्दी से। मैम यहाँ पे एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो यहाँ पे जो बेस है मतलब हम्म। मिनिमम स्ट्रिंग होगी वो ए बी होगी। बराबर। राइट। तो यहाँ पे क्यू राइट। जीरो है, वो स्टार्टिंग स्टेट है, तो क्यू जीरो पे अगर फर्स्ट ए आया तो स्टैक में जेड जीरो था, तो ए आया तो उसको पुश करके ए जेड जीरो बना दिया। फिर नेक्स्ट राइट। जो ए आया उसको पुश करके डबल ए बना दिया। फिर राइट। स्ट्रिंग में बी आया, तो हमने एक पॉप करके वहां पे, मैम आई थिंक थर्ड स्टेप में सिंगल ए आएगा ना। सिंगल ए का मतलब नहीं होता है टॉप ऑफ द स्टैक वाई, इसका मतलब टॉप ऑफ द स्टैक ए, ये इनपुट बी है। अगर इनपुट बी है और टॉप ऑफ द स्टैक ए, तो तुम क्या करोगे? पॉप करोगे। समझा? यस मैम। ये वाला तो second parameter is the input symbol that you are reading. Third parameter is the top of the stack which you are seeing. तो stack empty था, पहला ए आया तो पुश किया। ए था, वापस अगर ए आ रहा है तो भी पुश करो। ए आया लेकिन अब इनपुट बी आ रहा है तो पॉप करो। वापस ए आ रहा है, फिर इनपुट बी आ रहा है तो पॉप करते जाओ। ऐसे ऐसे करके हम लोग किधर चले गए? एक दूसरी स्टेट में चले गए, जाके हो गया तुम्हारा Q3। वहां पे इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट क्यों बनाया था? क्योंकि वहां पे एन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो था। यहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, मतलब ये वाला इनिशियल स्टेट कांट बी और फाइनल स्टेट, राइट। तो इसको तुम क्या करोगे? Q2 पे कर गए, Q2 से एक नया स्टेट पे चले जाओ, Q3 पे। आर बी क्लियर? यस आर बी मैम। क्लियर? यस ये मैम। बताने की कोशिश किया। ठीक है, अब देखो ए रेस टू एन है, बी रेस टू टू है ना। तो यहाँ पे दो मेथड है, या तो जैसे ही तुम एक ए पढ़ रहे हो ना, तो उसके लिए डबल ए को पुश कर दो। या तो तुम क्या करो? डबल बी पढ़ो और फिर एक ए के लिए पॉप करो। तो देखो देर आर टू मेथड, पुश टू ए वेन एवर वन ए कप, एंड देन पॉप वन ए फॉर वन बी। या तो पुश सिंपली ए बट पॉप वन ए ओनली आफ्टर टू बी कप। बट इन दोनों में तुम देखोगे तो पहला वाला तरीका इज मोर सिंपल। समझ रही है? समझ रही है? इसका लॉजिक क्या होगा? समझ रहे धवल ये? ए रेस टू एन और बी रेस टू टू एन है, इसको एक्सेप्ट करवाना है तो कैसे करवाओगे स्टार्ट से, बताओ। मैम इसमें जो सिंपल है कि ए की जो भी वैल्यू होगी, मतलब जो नंबर्स होंगे ए के, उससे बी होगा वो डबल होगा। राइट। तो फॉर एवरी टू बी हम एक ए को करा सकते हैं पॉप कर। पॉप। राइट। हाँ। राइट या और तो। या तो फिर डबल ए, मतलब ए के, मतलब फॉर वन ए वी कैन पुश टू ए काइंड ऑफ। हाँ। हाँ, और फिर एक एक बी और एक ए को पॉप करवाते रहो। सही है? हाँ मैम। यस मैम। सही है, क्योंकि यहाँ पे एन जीरो है, मतलब इनिशियल स्टेट तुम्हारा बनेगा फाइनल स्टेट, तो समझ गया।
तो इनिशियल को बनाया फाइनल। अब बताओ धवल, ये प्रॉब्लम बताओ। देखो, इनिशियली स्टैक एम्प्टी है, पहला ए आया, पुश कर दिया, लेकिन अब पुश देखो मैंने क्या किया है, दो सिंबल किया है पुश। समझ रहा है? समझ यस रहा है? मैम। टॉप ऑफ द स्टैक ए, वापस ए आया तो तुम क्या करोगे, डबल सिंबल को पुश करोगे। तो टॉप ऑफ द स्टैक विल बी दैट इट इज, अब नए दो ए पुश हो गए। अब जैसे ही ए आया, बट अब इनपुट बी है तो भाई पॉप करो। वापस ए आया, फिर बी आया तो फिर पॉप करो। फिर अब Z0 बचा स्टैक पे और इनपुट भी एम्प्टी है, तो किधर चले जाओ, Q0 पे चले जाओ। आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। आर यू क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, तो इसका डीपीडीए ऐसा बनेगा। अब दूसरा, दूसरा मेथड क्या बोल रहा था कि ए को ए ही रखो, बट डबल बी आने के बाद पॉप करो। तो देखो, पहली बार एम्प्टी है, स्टैक ए पे आया तो आपने पुश कर दिया। वापस ए था, वापस एक और ए आया तो भी आपने पुश कर दिया। अब स्टैक पे ए है लेकिन बी आया, अभी आप पॉप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ पहला बी देखा है। तो बट आपने उसके लिए एक स्टेट चेंज कर दिया, आप Q2 पे चले गए। अब Q2 पे एक और बार बी आया, मतलब इट इज इनडायरेक्टली वे ऑफ सेइंग कि अभी मैंने दो बी देख लिया है भाई, तो अब क्या करो तुम, पॉप करो। तो Q3 से तुमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। अब देखो, Q3 पे वापस अगर ए आया और बी आया तो वापस ये क्या होगा, पहला बी आया है, पहला बी आया है तो तुम किधर चले जाओ, Q2 पे चले जाओ। अब Q2 पे मान लो वापस ए पे बी आएगा तो तुम Q3 पे चले जाओ। तो ये क्या होगा, तुम्हारा लूप बनते जाएगा। एक टाइम ऐसा होएगा कि स्टैक एम्प्टी होगा, इनपुट भी एम्प्टी होगा, तब तुम किधर चले जाओगे, Q0 पे चले जाओ। आर बी क्लियर? यस आर बी मैम। क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारे सेकेंड मेथड से। चलो नेक्स्ट वाले का बताओ, कैसे कर सकते हो, ई रेज टू टू एन और बी रेज टू एन। चलो बताओ इसका क्या लॉजिक होएगा। मैम एक मेथड तो ये है कि फॉर एवरी टू ए वी विल पुश ओनली वन ए। हाँ, एंड देन? देन एंड देन? हमें हम सारे के सारे ए को पहले पुश कर सकते हैं, और फिर हम्म, फॉर एवरी वन बी वी विल पॉप टू ए। करेक्ट, दोनों वे से कर सकते हो। तो देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एक ही मेथड के लिए बताया, फॉर एवरी टू ए पुश वन है एंड देन पॉप ए वन एंड वन बी का। ठीक है? तो यहाँ पे देखो, क्योंकि एन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो इनिशियल बन जाएगा मेरा फाइनल। अब की मैं क्या बोल रही हूँ, एक ए के लिए या दो ए के लिए मैं एक ही ए को पुश कर दूँ। तो Z0 हुआ, ए हुआ। तो क्या किया हमने, कुछ अभी तक पुश नहीं किया, बट हमने स्टेट चेंज कर दिया। स्टेट चेंज करना मतलब इट इज इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग कि मैंने एक ए देख लिया। अब इस स्टेट पे वापस एक और बार ए आ गया, मतलब क्या हो गया, मैंने दो ए देख लिया। तो अब क्या किया, मैंने पुश किया। करेक्ट है? अब Q2 पे हूँ, वापस अगर एक ए आएगा तो मैं किधर चली गई, दूसरे स्टेट Q3 पे। मतलब अभी भी मैंने एक स्टेट ही देखा है, एक ही ए देखा है। अब Q3 पे एक और ए आया, मतलब क्या, अब मैंने दो स्टेट देख लिया तो मैंने पुश कर दिया और मैं इधर चली गई। Q3 से मैं Q2 चली गई, तो Q2 से Q3 जाएगा, Q3 से Q2 जाएगा। ये कब तक होते रहेगा, जब तक ए चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं Q2 पे रहूंगी और टॉप ऑफ द स्टैक ए, अब इनपुट क्या हुआ, बी, तो अब मैं क्या करूंगी, पॉप करना चालू करूँ। तो पॉप कर दिया। अब Q4 पे भी ए और बी है, मैं पॉप करती हूँ। अब एक ऐसा टाइम आएगा जब जेड एम्प्टी है, इनपुट एम्प्टी है, तो मैं Q0 पे चली जाऊँ। आर वी क्लियर विद दिस? यस आर वी मैम। क्लियर विद दिस? या तो अलग इजी वे क्या होता है, Q0 ऑन ए ना डबल ए करो, Q0 ऑन ए डबल ए करो, और हर एक बी के लिए एक एक ए को पॉप कर दो। समझाइए? यस मैम। समझाइए? ठीक है। अब नेक्स्ट, e रेज टू एन बी रेज टू टू एन प्लस थ्री, इसके लिए क्या करोगे बताओ। इसके लिए क्या किया गया बताओ। मैं तुम्हें प्रोग्रामिंग दिखाती, मुझे प्रोग्रामिंग बताओ, क्या समझ रहा है तुम्हें इस प्रोग्रामिंग में, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ए रेज टू एन बी रेज टू टू एन प्लस थ्री।
बंदे कुछ बंदे आ रहे हैं। मैम, एज पर मी, यहाँ पे मतलब ए रेस टू एन बी रेस टू टू एन के टाइप ही किया है लाइक। पर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो इक्वेशन है, मतलब जो ग्रामर का, लैंग्वेज का मतलब, वो है ए रेस टू एन और बी रेस टू टू एन प्लस थ्री। तो मतलब स्टार्टिंग से करेक्ट। अगर हम जीरो की भी कंडीशन ले तो बी रेस टू थ्री विल बी ऑलवेज ग्रेटर, मतलब वो तो रहेगा ही। तो यहाँ राइट। पे थ्री बीस को लाइक स्किप किया है, डू नथिंग करके। राइट। फिर फिर तो मैम देख। जो हम्म। जो करेक्ट। सिंपल है वही के फॉर वन ए। सेम। राइट। तो देखो ए रेस टू एन है, बी रेस टू टू एन है, तो ये लोग ने क्या किया है, एक ए के साथ ना डबल ए पुश किया। अब वापस ए आया डबल ए पुश करते जाओ। ये वाला जो चीज है ना, ये हमेशा तीन बी को तो एक्सेप्ट करेगा ही, राइट। ए रेस टू एन टू रेस टू बी एन प्लस थ्री है। तो पहला बी आया चेंज किया, पहला बी आया चेंज किया, पहला बी आया चेंज किया। अब उसके बाद से जितने बी आएंगे ना, उसके लिए क्या करते रहो, ए को पॉप करते जाओ। तो ए है बी है पॉप किया, ए है बी है पॉप किया, ये पॉप 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 चलता रहेगा। जेड जीरो आएगा, एम टी आएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना, ए दिया है ना बी दिया है, तो मिनिमम कितना आएगा, बी क्यूब तो आएगा ही ना। तो क्यू जीरो पे मान लो स्टैक पे ना ए है ना स्टैक पे ए नहीं है, ठीक है, सिर्फ जेड जीरो है। मतलब ये इनडायरेक्टली वे ऑफ सेइंग कि नंबर ऑफ ए जीरो है, नंबर ऑफ बी जीरो है। तो चलो क्यू जीरो बी होएगा तो क्यू सेवन पे चले जाओ, क्यू सेवन पे बी आया तो क्यू एट पे चले जाओ, क्यू एट पे बी आया तो क्यू सिक्स पे चले जाओ। क्यों? क्योंकि क्यू सिक्स आर माई फाइनल स्ट्रिंग्स। इज इट क्लियर? इज इट यस क्लियर? मैम। तो ये वाला बी क्यूब के लिए, ये वाला ए रेज टू एन बी रेज टू टू एन प्लस थ्री के लिए है। इजी लग रहा है? ये प्रोग्रामिंग देख के ऑप्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से लैंग्वेज के लिए बनेगा। यस मैम। करेक्ट है, ये तुम्हें लिखने को नहीं आएगा, लेकिन ये हो सकता है कि ये पूरा दे दे और इसमें से बोले कि अब चलो ये वाला बताओ। तो दैट इज हाउ यू शुड लॉजिक शुड वर्क। तो कभी भी कुछ नया हो रहा है तो स्टेट चेंज करो, वापस सेम ही चीज करो तो वही स्टेट करो। तो दैट इज हाई। कभी कैसा हो रहा है कि भाई पहली बार पुश किया तो स्टेट चेंज किया, फिर पुश ही होते जा रहा है तो वही स्टेट पे रहो। तो इसके लिए क्यू जीरो टू क्यू वन इज हैपनिंग ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम, बट क्यू वन टू क्यू वन इज लाइक अ सेल्फ लूप। तो देखो ये ऐसे ही बनेगा जो हम लोग ऊपर डायग्राम देखते थे, ये वाला। समझा ये? समझा ये? इसी चीज को तुमने डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर दिया। पहली बार आया डालो, फिर वापस आया डालो, फिर बी को बी को बी को, फिर आया पॉप करो, फिर आते आ रहा है पॉप करो, फिर एक्सेप्ट कर जाओ, या तो तीन बी से एक्सेप्ट हो जाओ। आर वी क्लियर? यस मैम। अब सिमिलरली गो फॉर ए रेज टू एन एन बी रेज टू टू एन, ठीक है। वापस क्या हो रहा है देखो, पहली बार ए आया तुमने डबल ए पुश किया, वापस ए आ रहा है डबल बार पुश किया, फिर बी को रीड करो, बी को रीड करो, बी को रीड करो, पहली बार बी आया पॉप करो, फिर पहली बार बी आया पॉप करो, फिर एम टी आ गया। यहाँ पे ये वाला चीज क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, तो हमेशा ए आएगा, तो ये वाला पार्ट कभी आएगा नहीं। आर वी क्लियर विद दिस? यस आर वी मैम। क्लियर विद दिस? दिस इज हाउ यू हैव टू लाइक। चलो अब इसका बताओ, इसका क्या करने की कोशिश कर रहा है बताओ। काउंटिंग कंपैरिजन विदाउट ऑर्डर, जहाँ पे नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ बी तुम्हारा सेम होना चाहिए, बताओ क्या कर रहा है इसमें। क्या कोशिश कर रहा है इसके करने की। तो यहाँ पे आई थिंक अगर क्यू जीरो है वो स्टार्टिंग स्टेट है, अगर जो स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट हो रही है और जो टॉप है वो जेड जीरो है, तो हम ए को पुश कर रहे हैं। और अगर जो टॉप है वो जेड जीरो है और अगर स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है, तो हम बी जेड जीरो करके उसे पुश कर देते हैं। फिर हम क्यू वन पे चले जाते हैं, अगर जो नेक्स्ट स्ट्रिंग आ रही है वो ए है, नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट मतलब इनपुट जा रहा है। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट इनपुट जा नेक्स्ट रहा है इनपुट सीधा। मतलब हाँ वो ए है, कंटिन्यू। तो वो अगर हमने पहले ए हमने पुश किया होगा तो मतलब वो ए हो जाएगा, तो हम उसे पुश करके डबल ए बना देंगे। और अगर ठीक हमने है। बी पुश किया होगा और अंदर ए होगा तो हम उसे पॉप हाँ कर देंगे, सेम गोज फॉर द बी। और राइट। अगर
मतलब ऐसे करते करते अगर जो स्ट्रिंग है वो खत्म हो जाएगी तो हम वापस Q0 पर चले जाएंगे क्योंकि एम्प्टी आ जाएगा। राइट। देखो क्या बोल रहा है कि मान लो तुम्हारा Z0 प्रॉब्लम स्टैक में इनपुट आया ए, तो डाले। स्टैक एम्प्टी था, बी आया, दो डाले। अब मुझे ए और बी को इक्वल करना है, मतलब एक ए एक बी को काटेगा, एक बी एक ए को काटेगा, ए को नहीं काटेगा। तो टॉप ऑफ द स्टैक ए, इनपुट बी ए आया तो पुश करो, टॉप ऑफ द स्टैक बी इनपुट आया तो भी पुश करो, टॉप ऑफ द स्टैक बी और अब ए आया तो पॉप करो। इससे पता चलेगा एक ए और एक बी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। टॉप ऑफ द स्टैक ए है, इनपुट आया बी तो एम्प्टी करो। ऐसे करने 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 के बाद अगर ये वाला तुम्हारा आ गया एम्प्टी Z0 तो वो हो जाएगा accept। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? आर बी मैम क्लियर? हम्म। हम्म। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होती लाइक A, हम्म। तो हम पहले तो मतलब ए Z0 होगा तो हम ए को पुश कर देंगे, राइट। राइट। फिर फॉर वन भी हम ए को पॉप कर देंगे। हाँ, तो तुम्हारा ये कंडीशन आता है कि अगर टॉप ऑफ द स्टैक पर जैसा ए है और अभी तुम्हारा इनपुट बी है तो उसको पॉप कर दो। करेक्ट है? हाँ पर मैम अगर ओके मैम तो आपने नीचे लिखा। हाँ, मतलब मैं हाँ, अब मेरे को समझ रहा है, अब मेरे को समझ रहा है कि मैम ए बी और बी ए तो आ गया। अब मैम आपका ए बी तो सॉर्ट हो गया, बट नेक्स्ट वाला अगर बी आया है तो अभी टॉप ऑफ द स्टैक तो मैम ना ए है ना बी है, तो अब ये वाला चीज आएगा। मैं भी यही, तुमने इनपुट ही वैसा पकड़ लिया। अभी आई वांटेड टू आस्क यू कि ये वाला क्यों लिखा हुआ है। ए था, बी था, और तुम बोल रहे हो ए। पहली बार ए गया, ठीक है, तो तुम्हारा स्टैक पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट बार क्या है, बी आया, स्टैक पे क्या है, ए है, तो तुम क्या करोगे, टॉप पर। अब वापस अगर बी आया, पर अब क्या होगा, अब स्टैक को Z0 रहेगा, तो क्या करो, पुश करो, पुश करो। अब अगर वापस ए आया और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, बी है, तो पुश करो, तो पॉप करो। तो देखो, जब तुम आ जाओगे यहाँ पे तो देर आर चांसेस की स्ट्रिंग स्टैक खत्म हो चुका है और अब तुम्हें नया पुश करना है। तो देखो, ये दो कंडीशन तब भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ए पे तुम ए रीड करो, स्टैक अभी ना बी है ना ए है, Z0 है, तो वापस पुश करो। बी है, स्टैक अगर एम्प्टी है तो पुश करो। कंटिन्यू होते रहेगा, कंटिन्यू होते रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आ जाए। आर यू गेटिंग वाई दिस इज इम्पोर्टेंट? वाई दिस इज इम्पोर्टेंट? समझा ये? यस मैम। समझा ना? ठीक है। खत्म करते, ए बी खत्म करते करते, क्योंकि तुम जब यहाँ से यहाँ आ गए तुम वापस नहीं जा सकते हो पीछे। तुम्हें ये वाली चीज को वापस यहाँ पे बनाना है। दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस। आर वी करेक्ट? आर वी यस करेक्ट? चलो, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी बट स्ट्रिंग का लेंथ ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए पे आया डालो, बी पे आया डालो, बी पे आया पुश करो, बी पे आया पुश करो। ए बी हुआ तो एम्प्टी हो जाएगा, बी ए एम्प्टी होगा, ए जेड होगा एम्प्टी, बी जेड हो जाएगा तुम्हारा एम्प्टी। बस यहाँ पे जो फाइनल स्टेट होगा ना वो Q0 ना जाके क्या होगा, हम नेक्स्ट स्टेट पे ले लेंगे, दैट इज अन। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? मैम समझ रहे इसमें हैं? स्ट्रिंग का लेंथ हाँ, 2 है वो कैसे पता चला? इसका स्ट्रिंग का लेंथ कैसे 280 के, फॉर एग्जाम्पल मान लो ए बी, एक तो इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, तो ही जाके स्ट्रिंग का लेंथ 2 होगा। एक तुम यस इधर पढ़ोगे, यस एक तुम इधर पढ़ोगे, तो स्ट्रिंग का लेंथ 2 हो गया ना। इसके बाद ही मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ। करेक्ट है? करेक्ट यस है? मैम यस यस। अब स्ट्रिंग मैचिंग मतलब क्या है, इवेंट पैटर्न। इवेंट पैटर्न, इवेंट पैटर्न में भी क्या होगा, स्ट्रिंग स्टैक एम्प्टी है, ए है या स्टैक बी है, तो क्या करो, पुश करो। तो अब एम्प्टी है मतलब इवेंट सिंबल है, मतलब मेरे को पता नहीं है कि मिडल क्या है। तो ए हो, ए बी हो, बी ए हो या बी बी हो, तो तुम क्या करते जाओगे, पुश करते हो। अब एक ऐसा टाइम आएगा जब विदाउट रीडिंग एनी इनपुट, बस स्टैक पे ए है तो भी तुम ए ही रखोगे। विदाउट रीडिंग एनी इनपुट, अगर टॉप ऑफ द स्टैक बी है तो तुम यही रखोगे, क्योंकि तुम्हारा मिडल एलिमेंट क्या होगा, स्पेस हो। अब पॉप कब करोगे, ए के ऊपर ए होगा तो पॉप होएगा, बी के ऊपर बी होगा तो पॉप होएगा। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। This is nothing but for event pattern.
से नथिंग बट फॉर ए है, तो यही बोला है ए आए पुश करो, बी आए पुश करो। अब जो भी आ रहा है पुश करते जाओ। मान लो मिडल सिंबल एम्प्टी है, तो ए का ए रहेगा, बी का बी रहेगा, अब पॉप करते जाओ। दैट्स इट। समझाइए, समझाइए। मैम अगर देखो जैसे मतलब इसका आर्ट को जैसे मैं इसका बता रही थी, जैसे 0110, ठीक है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कब से पॉप करना है, तुम क्या करोगे, 01 तक पुश करोगे। फिर जो ये वाला पार्ट है ना, मतलब ये वाला वन वाला पार्ट वन ही रहेगा, जीरो वाला पार्ट भी जीरो ही रहेगा। तो वही बता रहा है, विदाउट रीडिंग एनी इनपुट तुम वन को वन ही रखोगे, जीरो को जीरो ही रखोगे। उसके बाद तुम चेक करोगे वन वन के साथ मैच हो रहा है, पॉप जीरो जीरो के साथ मैच हो रहा है। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू, कि पहली बार कुछ भी आए, उसके बाद तुम कुछ भी पुश करते जाओ। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हें ऐसा लगेगा ये मिडिल सिंबल हो सकता है, तो जो मिडिल सिंबल होगा तो उसको एज इट इज का एज इट इज ही रखो। फिर उसके बाद से सब कुछ पॉप करते जाओ। ओके समझा मैम। धवल? समझा और अगर धवल? स्ट्रिंग मैच नहीं होगी, मतलब लाइक हमने मिड एलिमेंट गैस करके एम्प्टी लेके हम Q2 पे आ गए, हम्म। और टॉप ऑफ द स्टैक ए है और हमारी स्ट्रिंग में बी है, तो वो डायरेक्ट कंप्यूटेशन होके Q2 पे ए राइट, रहेगा, राइट? राइट, राइट, ओके। राइट। देन मैम। ठीक है, तुम्हें जो भी बनाना है पूरे एक्सेप्टेंस के लिए बनाना है, रिजेक्शन के लिए मत सोचो। एक्सेप्टेंस बनाओगे, जो होएगा वो एक्सेप्ट होएगा, नहीं होएगा तो कहीं ना कहीं रिजेक्ट ही हो जाएगा, कहीं ना कहीं नॉन फाइनल स्टेट्स पे रहेगा। आर वी क्लियर? यस मैम। फिर अब देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, WXBR है, जहाँ पे मिडल सिंबल है ना ए और बी है, तो लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, उससे फर्क नहीं आता। पहली बार ए आया, पहली बार बी आया, पुश किया। फिर ए आते रहा, पुश करोगे, ए पे ए आ रहा है, पुश किया, ए पे बी आ रहा है, पुश किया, बी पे ए आया, पुश किया, बी पे बी आया, पुश किया। ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे, तुम आगे ऐसे ही चले जाओगे। मतलब ये तुमने मान लिया कि जो मिडल सिंबल है अब वो आने वाला है। अब मिडल सिंबल ए हो या बी हो, अब ए होगा तो नीचे ए हो सकता है स्टैक पे, या तो नीचे बी हो सकता है। वैसे अगर मिडल सिंबल बी है, टॉप ऑफ द स्टैक ए हो सकता है या बी हो सकता है। एज इट इज का एज इट इज ही रखो, ए का ए रखा है, बी का बी रखा है, ए का ए रखा है, बी का बी रखा है, यू नथिंग, कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे ही सेंट्रल सिंबल पास हो गया, अब क्या करोगे, ए को ए के साथ मैच करोगे, बी को बी के साथ मैच करोगे, फिर एम्प्टी Z0 Z0। आर बी क्लियर विद दिस? आर बी क्लियर विद बिल्कुल। दिस? हाँ देखो, पहले देखो। डन मैम। समझा? यस मैम। समझा? अब मिडिल सिंबल अगर बोलेगा लैंग्वेज पैलेंड्रोम बनाओ, मतलब इवन और ऑड पैलेंड्रोम को मिक्स कर दो। इवन होगा, मतलब जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, राइट, दिस इज नथिंग बट ऑड पैलेंड्रोम। जो हमने इधर पढ़ा, ये दैट इज नथिंग बट इवन पैलेंड्रोम, मतलब ये वाला चीज, ये इवन पैलेंड्रोम जो ये डायग्राम बना है, ठीक है। और ये वाला क्या है, ऑड पैलेंड्रोम। अब बस इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा LP। ये दोनों डायग्राम को मैंने मर्ज किया है, दैट्स। आर बी क्लियर? आर बी क्लियर? तो ऑड यस। पैलेंड्रोम का ये पैलेंस्टेट है, इवन पैलेंड्रोम का ये पैलेंस्टेट। समझ रहा है? समझ रहा है? अब यस। अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई रिवर्सल है जिसमें हैश जो मिडिल सिंबल है ना वो ए और बी नहीं है, वाह। अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेट्स से समथिंग तुम्हारे पास दिया हुआ है 1000 हैश 001। अब तुम्हें पता है ना कि हैश से पहले मुझे सारा पुश करना है, हैश के बाद मुझे सारा पॉप करना है, राइट। तो ये चीज इसने बताया कि अगर मिडल सिंबल इज नॉट इक्वल टू ए टू बी, मतलब कुछ और है, तो स्टैक इनिशियल है तो ए पे पुश करो, बी पे पुश करोगे। फिर ए पे ए पुश करते रहो, ए पे बी आया तो भी पुश करते रहो, बी पे ए आया पुश करते रहो, बी पे बी आया पुश करते रहो। जैसे ही तुमने हैश देखा, चाहे टॉप ऑफ द स्टैक ए हो या बी हो, उसको वैसा का वैसा ही रखो।
अब ए पे ए को पॉप करो, बी पे बी को पॉप करो और एम डी को जेड से विजिट करो। या तो हो सकता है कि आगे पीछे कुछ ना हो, सिर्फ हैश दिया हो, तो वो भी डायरेक्टली तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाए। आर वी गेटिंग? आर वी गेटिंग? यस मैम। आर वी गेटिंग? यस मैम। यस मैम। कभी ये डायग्राम दिया जा सकता है और तुम्हें पूछा जाएगा कि मिडिल सिंबल क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था कि दिस इज द डायग्राम गिवन एंड गेस व्हाट इज द मिडिल सिंबल। तो मिडिल सिंबल तुम्हारा ये स्टेट होता है जब ए का ए है, बी का बी है, तो मिडिल सिंबल क्या है तुम्हारा ए है, तो दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू ए बी ए। तो यहाँ पे मिडिल सिंबल इज ए। तो ये डायग्राम अगर दिया है तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ मिडिल सिंबल कौन सा है। तो जब तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ये समझ आएगा कि ये एरो यहाँ से यहाँ इज नथिंग बट मिडिल सिंबल का ट्रांजिशन। तो ए पे ए है, बी पे बी है, इनपुट क्या पढ़ रहे हो, ए पढ़ रहे हो, तो नथिंग मतलब क्या, मिडिल सिंबल इज नथिंग बट ए। सो दिस कैन बी आस्क्ड। ये डायग्राम देखिए कि व्हाट इज द मिडिल सिंबल, इट इज ए, इट इज बी, इट इज एम टी या नन। तो यहाँ पे मिडिल सिंबल पड़ेगा ए। Are we clear with this? यस Are we मैम। clear with this? Okay. This is nothing but your chapter 2. This is nothing but your chapter 2. जहाँ पे क्या है तुम्हें बताएगा कि भाई पहले CFL क्या होता है, पीडीए क्या होता है, पीडीए क्या होता है, एपीडीए क्या होता है, ठीक है। फिर बताया गया कि चलो पीडीए हो गया तो पीडीए में तीन चीज वो कर सकता है, कंपेयर काउंटिंग कंपैरिजन विद ऑर्डर, काउंटिंग कंपैरिजन विदाउट ऑर्डर, थर्ड क्या होता है स्ट्रिंग। विद ऑर्डर्स के हमने बहुत सारे ग्रामर पढ़े। विदाउट ऑर्डर्स के भी क्या, एएसपी, बीएसए, डबल एस या तो एनटी। स्ट्रिंग मैचिंग मतलब क्या, पैलेंड्रोम मैचिंग, चाहे वो इवन होगा या ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा डेरिवेशंस क्या होते हैं, लेफ्ट मोस्ट क्या होता है, राइट मोस्ट क्या होता है, लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है, लेफ्ट रिकर्सिव क्या होता है, यूजलेस सिंबल कैसा निकालना होता है, यूनिट सिंबल कैसा निकालना होता है, एंटी सिंबल कैसे। सीएनएफ, जीएनएफ और सीएचजी सब चीज एक दूसरे का ही फॉर्म है, बट सीएनएफ और जीएनएफ में एंटी प्रोडक्शन नहीं अलाउ करते, सीएचजी में सब अलाउ। देयर आर समटाइम्स जहाँ पे आप एंटी प्रोडक्शन नहीं निकाल सकते, लैंग्वेज में होगा इसके वजह से आप नहीं निकाल सकते। अब हमने देखा सीएनएफ में लिखना है तो प्रोडक्शन दो फॉर्म का होना चाहिए, ए टेंस टू बी भी या तो ए टेंस टू बी। अगर जीएनएफ में लिखना है तो स्टार्टिंग विद टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल्स। फिर हमने देखा कि कोई भी ग्रामर को अगर सीएनएफ में कन्वर्ट करना है या जीएनएफ में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करोगे, एमटी निकालो, यूनिट निकालो, यूजलेस निकालो, फिर इसको उसके रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। जब ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा तब तुमने क्या देखा कि लेफ्ट रिकर्शन का तुम्हें पता है कि पहले फॉर्मूला में आइडेंटिफाई करो लेफ्ट रिकर्शन क्यों होता है इन्फिनिटी के लिए। तो देखो क्या है इसमें, एस क्या है उसमें, अल्फा क्या है उसमें, बीटा, और जो गिवन फॉर्मूला था उसमें सब्स्टिट्यूट। लेफ्ट फैक्टर में क्या है, जो कॉमन पार्ट है उसको साथ में रखो और अनकॉमन पार्ट्स के लिए नए नए प्रोडक्शन बनाते जाओ। मान लो अगर नीचे वाले प्रोडक्शन में भी कॉमन पार्ट आ रहा है, वापस सेम अप्लाई करो कि वहां पे भी कॉमन रखो, फिर अनकॉमन को नीचे रखो। फिर हमने देखा कि ग्रामर कब एम्बिगियस होता है, लैंग्वेज कब एम्बिगियस होता है, ठीक है। ग्रामर एम्बिगियस कब होता है जब मल्टीपल डेरिवेशन। लैंग्वेज कब एम्बिगियस होता है जब लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया जाता है मल्टीपल ग्रामर। अगर सारे के सारे ग्रामर एम्बिगियस है तो लैंग्वेज भी एम्बिगियस। अगर सारे ग्रामर एम्बिगियस नहीं है तो लैंग्वेज भी एम्बिगियस नहीं, सारे नहीं, एटलीस्ट एक अगर अनएम्बिगियस है तो लैंग्वेज भी हो जाएगा तुम्हारा अनएम्बिगियस, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने कुछ प्रोग्रामिंग देखा, पीडीएम में, पीडीएम में चार टाइप के ऑपरेशन अप्रूव होते हैं, पुश, पॉप, नथिंग, रिप्लेस। जैसे फाइनल ऑप्शन होता है 5 चीजों से रिप्लेस होता है, यहाँ पे भी क्या होता है 7 चीजों से, क्यू, स्टैक सिंबल, स्टैक का ऑपरेशन, इनपुट सिंबल, एक के ट्रांजिशन, उनके फाइनल स्टेट्स। फिर हमने बहुत सारे सम्स देखे जहाँ पे पुश करेंगे, पॉप करेंगे। दोनों वे से आ सकता है, या तो एम्प्टी स्टैक मेथड से भी पूछा जा सकता है और एम्प्टी स्टेट से भी पूछा, फाइनल स्टेट से भी पूछा जा सकता है। तुम देखोगे जो प्रोग्रामिंग होता है इसको इस फाइनल ऑटोमेटा में कन्वर्ट किया है, फाइनल ऑटोमेटा को तुम अगर कन्वर्ट कर दोगे तो प्रोग्रामिंग तो तुम्हें सोल्यूशन आ जाएगा। याद रखना ए रेज टू एन, बी रेज टू एन है तो हर एक ए के लिए हर एक बी पॉप करेगी। ए रेज टू टू एन है, बी रेज टू एन है, याद रखना हमने एक नोट दिया है, हम कितने भी अल्फाबेट को पुश कर सकते हैं बट पॉप हमेशा एक ही कर सकते हो। तो लेट्स से इफ यू आर गिवन ए रेज टू एन, बी रेज टू टू एन, तो क्या करो, एक ए के लिए डबल ए को पुश करो और एक एक बी के लिए एक एक पॉप करो। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं एक बार चार चीज पॉप करूंगा ना, पॉप हमेशा एक ही बार होता है। वैसे ही सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए रेज टू टू एन और बी रेज टू एन है, राइट। तो या तो दो ए
पढ़ने के बाद एक ये पुश करो फिर बाद में पॉप कर देगा। तो वो डिपेंड करेगा कि गेट आपको कौन सा सोल्यूशन पूछता है, बट लॉजिकल थिंकिंग आपकी दोनों की रहनी चाहिए। वैसे इवन पैलेंड्रोम में ऑड पैलेंड्रोम में, इवन पैलेंड्रोम में मिडिल एलिमेंट को आपको ढूंढना पड़ेगा, और पैलेंड्रोम में भी मिडिल एलिमेंट अगर स्ट्रिंग के इनपुट के बराबर है तो हमें नहीं पता चलेगा। स्ट्रिंग का इनपुट भी ए बी और मिडिल इनपुट भी ए बी है, तो मुझे नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली कौन सा मिडिल एलिमेंट है। तो वो भी क्या होगा, सीएपएल का भाग होगा, इट वोंट बी सॉल्व बाय डीसीएपएल। बट अगर मिडिल सिंबल इज डिफरेंट फ्रॉम द इनपुट सिंबल्स, राइट, तो देन इट कैन बी सॉल्व बाय द डीसीएपएल, क्योंकि तब मुझे प्रॉपरली पता रहेगा कि हैश से पहला पुश करना है, हैश के बाद वाला पॉप करना है। डीसीएपएल में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पुश टू पॉप आपको क्लियर रहेगा, कब पुश करना है वो क्लियर रहेगा, कब पॉप करना है आपको वो क्लियर है। तो डीसीएपएल में ये सारी चीजें, कभी चॉइसेस नहीं रहेंगे, तो डीसीएपएल में आपको ये सारी चीजें पती है तो डीसीएपएल में नहीं पता है तो इट्स अ सी। आर बी क्लियर विद दिस धवल? आर यस बी क्लियर मैम। विद दिस? ठीक है। यस मैम। इसको हाँ तो मैम वैसे इसके आप हिसाब से जो हैश वाला है, हैश पैरामीटर, वो डीसीएफएल होगा ना? राइट, हैश वाला डीसीएफएल होगा। लेकिन मान लो कोई स्ट्रिंग होता जिसका इनपुट सिंबल भी होता और मिडल सिंबल भी एक ही है, तो वो क्या होगा तुम्हारा सी। सीएफएल। ठीक है, क्योंकि वहां पे तुम्हें नहीं पता ना कौन सा ए मिडल है, कौन सा ए मिडल के पहले वाला है या मिडल के बाद वाला है। आरबी घटन। मैम फॉर द इवन पैरेंट हम उसमें राइट मतलब उसमें तो हम गैस ही करते होते हैं ना, मतलब हाँ इन द। राइट राइट राइट। तो उसमें गैस में क्या होता है, मान लो कि अगर तुम गैस करोगे फर्स्ट सिंबल से, फिर तुम गैस करोगे सेकंड सिंबल से, गैस करोगे थर्ड सिंबल से, सब में तुम देखोगे नहीं पैलेंड्रोम होता है, बट एक ऐसा रहेगा जहाँ पे तुम्हारा पैलेंड्रोम बन जाएगा, तो वो हो जाएगा कि एक्सेप्ट। जैसे एनएफए में भी बहुत सारे डायरेक्शन रहते हैं, राइट, बट कोई एक डायरेक्शन जैसे ही पास हो गया तो मतलब वो एक्सेप्ट, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को स्क्रीन शेयर करती, जैसे मैंने तुम्हें नोट्स बाय द वे भेज दिया था, ठीक है। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे तुम्हें दिया है इनपुट 0110, ठीक है। ये पहले इसको मिडल करेगा, फिर ये इसको मिडल करेगा, फिर ये इसको मिडल करेगा, फिर ये इसको मिडल करेगा, मिडल। तो बहुत जगह पे इसको रिजेक्ट आएगा बट एक इसको एक्सेप्ट आएगा, तो जो एक्सेप्ट आएगा ना तो इसको समझ जाएगा कि तो ये वाला क्या होगा, मेरा पैरेंटोम का मिडल। समझा? तो ये सारे चॉइसेस देखेगा, उसमें से एक चॉइसेस को पक्का एक्सेप्ट होगा, बाकी चॉइसेस रिजेक्ट हो जाए। आर बी क्लियर विद दिस? यस। आर बी क्लियर विद दिस? तो ये हो जाएगा सीएफएल। लेकिन यही अगर तुम्हें ऐसा बोल दे 01x10, तो यहाँ पे तुम्हें पता है ना कि x से पहले पुश करना है, x के बाद पॉप करना है, तो ये हो जाएगा डीसीएल। बट ये x को अगर 0 से रिप्लेस कर दे या 1 से रिप्लेस कर दे, तो तब तुम्हें अब नहीं पता चलेगा कि डीएस कि कब पुश करना है कब पॉप करना है, तो तब ये बन जाएगा सीएल। आर बी क्लियर विद दिस? आर बी क्लियर विद दिस? यस मैम। ठीक है। दैट इज नथिंग बट द एंड ऑफ दिस सेकेंड चार्ट। ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे एंड कल हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारा ट्यूरिंग मशीन एंड डिसाइडेबिलिटी वाला चैप्टर। अब देखो पूरा पोर्शन इज लाइक 90% डन। अब ये सारे चैप्टर ट्यूरिंग मशीन से हार्डली कभी कुछ आता है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई विल डू इट, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर आर एक्सट्रीमली। ठीक है। यस आर बी मैम। गुड विद दिस? ओके, यस। तो दैट्स ऑल। और दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। कुछ रहेगा तो मेरे को डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। ओके मैम। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।